हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है भाई। इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं अपना अगला मॉक एसएससी सीजीएल सीएचएसएल 2025 के लिए। एक मॉक मैं आपको दे चुका हूं, एक रीजनिंग का मॉक भी आ चुका है। बीच में प्रोटेस्ट के कारण फ्लो जो है वो टूट गया था, तो अब आगे ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, इसमें मैथ्स का सेक्शनल मॉक यानी कि आपको मैथ्स के 25 क्वेश्चन मिलेंगे और बिल्कुल रियल एग्जाम की जो टफ शिफ्ट आएगी वैसा आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस हो। ठीक है, तो अपना मेन मोटिव क्या है इस वीडियो का वो मैं आपको एक बार बता दूं। इसका मेन मोटिव ये नहीं है कि भाई आपको मैं नए क्वेश्चन करवाऊं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊं। क्वेश्चन की प्रैक्टिस होएगी इसमें, ठीक है, वो तो एक साइड इफेक्ट मान लो। मेन मोटिव है कि भाई एफिशिएंट क्वेश्चन अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी, कि आपकी जो अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी है उसको हम सुधारें। एक तो हमें चाहिए होती है नॉलेज क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है, तभी आप एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे। उसके अलावा हमें चाहिए उस नॉलेज के बाद अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी, कि कौन से क्वेश्चन को छोड़ें, कौन से क्वेश्चन को करें, ऐसे। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से पेपर जो है वो क्लियर होता है। ठीक है, तो नॉलेज तो कम दिनों में मैं आपको दे नहीं सकता। नॉलेज तो भाई लंबे टाइम में जो आपने पढ़ाई करी उसमें मिली है, अभी तो आप रिविजन कर सकते हो उसका। मैं आपको अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी इंप्रूव करवा सकता हूँ कम टाइम में, अगर आप मेरी बातें मानेंगे। तो जितनी आपने नॉलेज ली है उसके बेस पर आप जितने मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं वो दिलवा सकता हूं मैं आपको, अगर आप बातें मानेंगे। ठीक है, तो अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी बेस्ट कौन सी होती है कि नो टाइम वेस्ट, मोर मार्क्स इन लेस टाइम। ये इस चीज से पता लगता है कि कौन सी अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी बेस्ट है। किसी भी अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी को इससे डिसाइड किया जा सकता है कि अच्छी है कि खराब। तो उसके लिए हम क्या करेंगे भाई, देखो, जैसे आप क्वेश्चन को देखोगे, हमेशा जैसे मैं आपको बताता आया हूं, आपको 3 कैटेगरी के क्वेश्चन दिखेंगे। इन 3 कैटेगरी में से एक कैटेगरी का क्वेश्चन होएगा। अगर आपको लग रहा है कि मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूं, कैन डू इन लेस टाइम नहीं, आप ऐसे बोल सकते हो कैन डू एंड विल नॉट टेक मोर टाइम। भाई ओके ओके सा टाइम ले तो भी हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं है कि भाई 20 सेकंड में होना चाहिए ना, ठीक है, 40-45 सेकंड में हो रहा है हम कर देंगे। ऐसा क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि भाई अच्छा ये तो हो जाएगा, ये तो ऐसे करना है, कर देंगे, कर देंगे। जैसे ही आप कर दोगे ग्रीन कलर का हो जाएगा वो, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो आपको पता मैं कर दूंगा बट ये टाइम ले लेगा, या फिर ऐसा क्वेश्चन मैं कर तो दूंगा पर सोचना पड़ेगा, अभी मुझे रास्ता नजर नहीं आ रहा, कुछ में रास्ता नजर आ रहा होगा बट टाइम ले लेगा, उसको मार्क एंड रिव्यू कर दो। मेरे ख्याल ये पर्पल या इसी कलर का कुछ होता है आपके एग्जाम में, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं, बता देना नीचे, ठीक है, किस कलर का होता है। तो उसको हम मार्क एंड रिव्यू कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन जो हमें पता नहीं कैसे होंगे, अभी तो समझ में ही नहीं आ रहा कि पता नहीं क्या चीज़ आ गई है, तो आप उसको स्किप कर दो। तो इससे आपकी कलर कोडिंग हो जाएगी। जब आप फर्स्ट राउंड में ऐसे जाओगे तो उसके बाद आपको ग्रीन क्वेश्चन तो टच करने की जरूरत नहीं है उस सब्जेक्ट में। उसके बाद आप क्या करोगे, रेड क्वेश्चन भी टच नहीं करोगे, पहले ये वाले क्वेश्चन से फिर आप गुजरोगे, क्योंकि आपको पता आप कर सकते थे, बस टाइम लगना था थोड़ा। इनको इग्नोर करना, सिर्फ इनके ऊपर जंप करते हुए चलना। ठीक है, जब ये हो जाएंगे फिर ये क्वेश्चन बचेंगे। फिर इनमें क्या करना होता है, इनमें ये करना होता है कि कौन सा क्वेश्चन है जो होने के ज्यादा पास है। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे कि भाई पता नहीं यार, मेरे को तो लग ही नहीं रहा मैं कर पाऊंगा। कई ऐसे हैं मुश्किल है बट शायद उसके कंपैरिजन में ये हो सकता है। तो ये अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी है अपनी। ठीक है भाई, क्लियर है। मैं आगे बढ़ जाऊं। और यहाँ पर पॉलिश हुई है लकड़ी के ऊपर घर में, तो उसकी स्मेल से मेरा हेडेक हो रखा है। तो अगर मेरी एनर्जी थोड़ी सी, भाई अगर मैं थोड़ा स्लो हूँ तो उसको इग्नोर करना अपने अकॉर्डिंग। आप स्पीड वैसे भी आप, मैं खुद अपनी वीडियो को 2x पे देखता हूँ, कभी देखनी पड़े तो, ठीक है, तो स्पीड अपने अकॉर्डिंग कर लेना। तो आपने करना क्या है, आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, आपने उस क्वेश्चन को पढ़ना है, आपने उस क्वेश्चन को कामली पढ़ना है। क्वेश्चन को हम रीड करेंगे कामली एंड फिर हम डिसाइड करेंगे। फास्ट डिसाइड करने का मतलब ये नहीं होता कि और डिसाइड कर देंगे, नहीं। अगर क्वेश्चन बहुत बड़ा है, आपको लग रहा है, आपको अंदर से यार बहुत बड़ा है, टाइम खा जाएगा, अभी रहने देता हूँ, कई बार बिना पढ़े भी आवाज आती है, छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, मार्क एंड रिव्यू करते हैं। आप मेरे साथ अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी बनाओगे, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे। तो मैं सारे मॉक आपको ऐसे नहीं दूंगा, इसको हम बोल सकते हैं वीडियो मॉक। ठीक है, वीडियो में आप मेरे साथ मॉक कर रहे हो। इसके अलावा और भी मैं आपको मॉक दूंगा, वो इस तरीके से दूंगा कि आप ऐप के अंदर अटेम्प्ट करोगे। वो मैं ऐप के अंदर वो सिस्टम बनवा रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। ठीक है, इसके अलावा इस प्लेलिस्ट के अंदर भाई 2 वीडियोज आ चुकी हैं, बाकी और भी धीरे धीरे ऐसे आएंगी।
तो आपने करना क्या है, इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो बाकी मॉक्स भी आप देख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, पेन और नोटबुक लेकर बैठ जाओ, अपने माइंड को शार्प करो और काम करो, शांत। आगे डिसीजन लेना स्टार्ट करेंगे। मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट की तरह बिहेव करूंगा। एक एवरेज स्टूडेंट क्या डिसीजन लेगा उस हिसाब से आपको गाइड करते चलूंगा। ऐसे ही धीरे धीरे कई सारी वीडियो में ऐसी बनाऊंगा, तो फाइन ट्यून होगी आपकी स्ट्रेटजी। तो मेरे से यहाँ पर स्ट्रेटजी फाइन ट्यून करो, फिर उसको लगाओ मॉक के अंदर, फिर फाइन ट्यून करो, फिर मॉक के अंदर लगाओ, ऐसे प्रैक्टिस होगी। ठीक है, कर दें स्टार्ट। चलिए देखो, अमित एंड अंकित एज डिफर बाय 6 years एंड अंकित इज ओल्डर। रघुनाथ इज 4 times अमित सेज एंड अंकित इज 3 times। अगर आपको ये फील हो रहा है कि यार ये तो लेंदी है, मैं इसको बाद में करूंगा, तो मैं ये नहीं बोल रहा है डिफिकल्ट है, तो आप मार्क एंड रिव्यू करके आगे बढ़ सकते हो कि मैं फिलहाल नहीं छोड़ना चाह रहा, तो फिलहाल नहीं करना चाह रहा, फिलहाल मैं फर्स्ट राउंड में इजी क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ, रहने देता हूँ। तो अगर आप ये डिसीजन भी लेते हो या फिर आप करने का सोच लेते हो यार कर, और फिर आप कर लेते हो विदिन 45 सेकेंड्स या 1 मिनट के अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा रिजिड भी नहीं होना अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी में, बस ज़्यादा एफिशिएंट बनाने की कोशिश करनी है कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, बस टाइम वेस्ट ना हो, और 1-1 सेकंड के पीछे नहीं भागना। पूरे पेपर में मिला के 1-2 मिनट वेस्ट भी कर दोगे तो कुछ नहीं होगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अननेसेसरी बर्डन फिर ले लेते हैं बच्चे। ऐसे बहुत मशीन की तरह नहीं चलोगे आप। यार ये क्यों ऐसे करता है बार बार, रुको एक बार। नहीं, सब कुछ सेल वेल भी बदल लिए इसके। चलो आगे करो भाई। From 10 players of whom 4 are bowlers, how many ways can a team of 6 be chosen so that it contains at least 2 bowlers? और एक और चीज़ बताना चाहूँगा, अभी जो अपने फेज़ के एग्ज़ाम हुए हैं उनके अंदर जो नए नए जैसे कि क्वार्टाइल के क्वेश्चन, कोफिशिएंट ऑफ पियर्सन, उसके क्वेश्चन वो नहीं आ रहे हैं अभी। ठीक है, एसएससी ने सुधार लिया है बच्चों की ये चीज़ देख के कि तुम आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो उस चीज़ की टेंशन छोड़ देना। ठीक है, मैंने बच्चों से रिव्यू लिया है, काफ़ी बच्चों से। हाँ, अगर आपको ये लग रहा है कि यार ये तो प्रोबेबिलिटी का है, मैं उसमें इतना वो नहीं हूँ, तो मार्क एंड रिव्यू करो, आगे बढ़ जाओ। मैं क्यों बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग में आप बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कर भी दोगे तो कुछ नहीं होता। बच्चों को लगता है 4 क्वेश्चन तो छोड़ दिया, अब मेरा क्या होगा। नहीं भाई, छोड़ो, आगे बढ़ो, टाइम मिलेगा। राइट डिसीजन लोगे तो टाइम मिलेगा आपको। और पेपर में क्या, यहाँ पर मॉक में अप्लाई करके देखो जो मैं बोल रहा हूँ। देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी इफ ए रेशियो सी इज इक्वल टू बी रेशियो डी इन द गिवन टेबल। ए रेशियो सी है भाई 5 चौके 20, 5 5 25, तो ये भी 4:5 है। 4 का 9 गुना, तो 5 का 9 गुना 45 करके आगे बढ़ जाए। करो, पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई करो, कामली पढ़ो और अपना डिसीजन अपने मन में बनाओ कि मैं इस क्वेश्चन को कर दूंगा तो कर दो, कि मैं इस क्वेश्चन को मार्क एंड रिव्यू करूंगा तो एक बार वीडियो को हटा के देख लो, क्या पता मैं भी मार्क एंड रिव्यू करूं। ठीक है, देखो, बाई अप्लाइंग विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया कैन 2 ट्रायंगल्स बी प्रूव्ड कॉन्ग्रुएंट। कौन से, अरे ठीक है, कौन से फॉर्मूला के 2 ट्रायंगल्स कैन बी प्रूव्ड कॉन्ग्रुएंट। साइड से भी हो सकती हैं, साइड एंगल्स, कैन नॉट आना चाहिए था ना, एंगल साइड एंगल से भी हो सकती हैं, ये आएगा उत्तर। 2 बाई विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया कैन 2 ट्रायंगल्स कैन नॉट बी, मान लो can't be proved criteria 2 triangles cannot be proved congruent, सर्वांग समसिद्ध नहीं किया जा सकता। अब कर लो भाई, क्वेश्चन को इंप्रूव कर दिया मैंने। एंगल से हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं कर सकते, बाकी सबसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाती हैं। एंगल से सिर्फ सिमिलर प्रूव होती है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी के अंदर साइड्स का रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको पता होगा, बेसिक चीज़। आगे बढ़ते हैं। 2 सर्कल्स हैव रेडियाई 8 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर। और जो भी मैं डिसीजन ले रहा हूँ, मैं मार्क एंड रिव्यू कर रहा हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ स्किप करूँगा। अगर आप वो सेम डिसीजन नहीं ले रहे हैं, हर एक क्वेश्चन में सेम लेना जरूरी नहीं है, चीज़ें वेरी होंगी, मैक्सिमम आपका ठीक होना चाहिए। ठीक, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से होता है। मैं एवरेज स्टूडेंट की तरह बिहेव कर रहा हूँ। 2 circles have radii 8 and 1 centimeter and the distance between their centers is this. Find the ratio of length of direct common tangent and length of transverse common tangent. तो ये मैं आपको बता चुका हूँ बहुत बार,
डायरेक्ट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। हिंदी इसकी प्रत्यक्ष अच्छा हिंदी, चलो हिंदी में आगे से मैं हिंदी के ऊपर भी ध्यान दूंगा, हिंदी में कुछ गड़बड़ियाँ हैं। ठीक है, कि जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, दोनों के अंदर हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनानी होती है। इनमें से हमेशा जो हाइपोटेन्यूज होता है वो होता है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, दो सेंटर के बीच का डिस्टेंस। और एक हाइपोटेन्यूज पता लग गया, बाकी कोई भी एक साइड होती है टेंजेंट, और एक साइड होती है या तो रेडियस के बीच का सम या फिर रेडियस के बीच का डिफरेंस। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन सेंटर्स है 17, तो ये तो 17 होएगा। ठीक है, अब डी से डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डी से डिफरेंस, तो रेडियस का डिफरेंस 8 और 1 का डिफरेंस 7, तो ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होएगा डिफरेंस वाला। तो आप निकाल लोगे 17 का स्क्वायर 289, 7 का स्क्वायर 49, ये हो गया जी √240 पाइथागोरस लगाया था। जी हाँ, अब डी से डिफरेंस, ठीक है, तो बाकी सम बच गया, तो रेडियस का सम आएगा यहाँ पर 8 और 1 9, तो आप फिर से ही निकाल लोगे पाइथागोरस। 17 का स्क्वायर 289, 9 का स्क्वायर 81, 9 में से 1 गया 8, तो ये आ गया जी 208, √208। बस इनका रेशियो पूछा है। क्लियर है भाई? कर लें एक बार। दोनों अंडर के अंदर तो हैं ही, ऊपर 240 है, नीचे 208 है। पहले उसने डायरेक्ट बोला है ना, तो 4 × 24, 4 × 5 = 20, 4 दूनी 8, और कटेगा 4 से 15 पर 13 पर √15:13। ठीक है, अभी मैं जिस पेज पर चल रहा हूँ मैं इसी पेज पर चलूंगा। कमेंट करके बता देना पेज ठीक है, कैसी लगी। ठीक, जैसे ही आप ट्रिग्नोमेट्री और एल्जेब्रा का क्वेश्चन देखोगे, सबसे पहले देखोगे कि कोई पैटर्न आपको नजर आ रहा हो, डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नजर आ रहा हो, वो आप करने की कोशिश करोगे। डायरेक्टली आपको नहीं नजर आ रहा तो उसके बाद आप वैल्यू पुटिंग की कोशिश करो। अगर इन दोनों चीजों से नहीं निकल रहा तो देन आप मार्क एंड रिव्यू करके आगे बढ़ जाओ। चीज स्ट्राइक हो रही है तो करेंगे, नहीं हो रही है तो हम आगे बढ़ जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो एक बार देखो कोई चीज नजर आ रही है, यहीं कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, नहीं तो मार्क एंड रिव्यू भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपके दिल पर से थोड़ा सा बोझ उठ जाता है कि ठीक ठाक क्वेश्चन हो गए, अपने 25 में से 18-19 क्वेश्चन हो गए, तो बोझ हल्का हो जाता है थोड़ा सा। तो सबसे पहले मैं इसको फॉर्मूले से करता हूं। ठीक है, देखो यहां पर भी 2a है, यहां पर भी 2a है, 2a तो सेम ही एंगल है, ना ही इन्होंने एंगल को यहां पर 2a की जगह a बनाया है, ना 3a बनाया है। तो यहां पर या तो 2a हो या 2000a हो, फर्क ही नहीं पड़ता। कुल मिलाकर यहां पर कुछ एंगल लिखा हुआ है, बस हर जगह सेम एंगल लिखा हुआ है। तो यहां पर एंगल के मल्टीपल का कोई रोल नहीं है, ये मैं बोल रहा हूं। जस्ट इसको एक नॉर्मल एंगल की तरह मानो कि tan² थीटा है बस। तो ठीक है, 2 tan² थीटा प्लस cot² थीटा। एक इस 2 में से एक तो मैं दे दूंगा tan को और एक मैं दे दूंगा cot को, तो 1 + tan² थीटा secant² थीटा, 1 + cot² थीटा cosecant² थीटा डिवाइडेड बाई secant थीटा, बिकॉज 2a मैं 2a को थीटा मान चुका हूं, और कोसिकेंट थीटा। अब सिंपली मैं क्या करूंगा, इनको मैं साइन और कोस में कन्वर्ट कर लूंगा। ठीक है, secant² थीटा क्या होएगा, 1/sin² थीटा, ये होएगा 1/sin² थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा, वो आ जाएगा 1 बटे में sin² थीटा इंटू cos² थीटा। मेंटली इतना करने के लायक होने चाहिए। ये है 1/cos 1/sin, तो 1/cos 1/sin, तो cos और sin ऊपर चले जाएंगे, एक cos से एक cos गया, एक sin से एक sin गया, 1/sin cos, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे cosec और sec। थीटा, जो थीटा है वो क्या है, वो है 2a। ठीक है, अगर किसी ने ऐसे किया है बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं आपको एक बात बता देता हूं, हर क्वेश्चन को आपके दिमाग में डर बैठाया जाता है कि हर क्वेश्चन को अगर आप दी बेस्ट तरीके से करोगे तो भाई साहब तो ही सिलेक्शन होगा। मैं आपको ये बोल रहा हूं, अगर आप 70% तक क्वेश्चन को भी दी बेस्ट तरीके से कर दोगे, ठीक है, और उसमें से बाकी से 20% क्वेश्चंस को सेकंड या थर्ड बेस्ट तरीके से भी कर दोगे, और उसके बाद बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं उनको आप जस्ट कर दोगे, कैसे भी घिसट के रेंग के कैसे भी कर दोगे, ये बढ़िया है, बढ़िया, ये बेस्ट परफॉर्मेंस है। ठीक है, तो अननेसेसरी बर्डन नहीं लेना कि कोई किसी तरीके से आपने मॉक में क्वेश्चन किया, उसका और छोटा वर्जन आपको बाद में मिला सोचने के बाद, ये मैं ऐसे कर लेता, बर्डन नहीं लेना। हाँ, सीख लेना है कि आगे से ऐसे करूंगा। ठीक है,
नेक्स्ट, हर जगह एक एंगल है, सेम एंगल है, यहाँ पर भी सेम एंगल है, तो मैं देख लेता हूँ मैं क्या वैल्यू अज्यूम कर सकता हूँ। ऑप्शन के हिसाब से वैल्यू पुटिंग करेंगे हम एंगल की। तो भाई यहाँ पर सबसे इजी क्या रहती है, जीरो वगैरह पुट करना। लेकिन सीकेंट, कोट, टेन, कोसेक इतने सारे फंक्शन है, तो जीरो तो नहीं पुट करेंगे, 0 और 90। तो सेकंड इजी वैल्यू है 45। तो देखेंगे 45 पुट करने पे कैसा रहेगा। तो 45 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा भाई √2 + 1, ये भी अलग आएगा 1/√2, 1/√2। ये भी मतलब ऐसे लग रहा है, हर एक ऑप्शन को ऐसे डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है, सरसरी निगाह भी मार सकते हो कि हाँ अलग लगभग लग रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसको वहां पर पुट कर रहा हूँ। 2 + tan 45 1 cot 45 1 डिवाइडेड बाई ये सीकेंट, मैं 2a = 45 रख दिया मैंने, a नहीं। सेम ही एंगल है हर जगह, तो मैं उसको एक ही एंगल की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। मैं 2a देख ही नहीं रहा, मैं जस्ट ये मान रहा हूँ एक एंगल है। ठीक है, तो सीकेंट 45 हो जाएगा √2 × √2 यानी कि 2 यानी कि 4/2। 2 जो भी ऑप्शन 2 देगा वो अपना उत्तर है। तो ये ऑप्शन क्या देगा, ये देगा √2 + 1, तो ये तो हो नहीं सकता। ये ऑप्शन क्या देगा, फिर आपको पता ही है, डी देगा। आंसर इज ऑप्शन डी। आगे बढ़ जाओ। रमेश लेंट 5000 टू 2 पर्सन्स। शांति से पढ़ना है क्वेश्चन भाई। कई लोग ये सोचते हैं इजी क्वेश्चन है तो 10 सेकंड में निपटा दूंगा। अरे नहीं यार, फिर क्या करोगे वहाँ एग्जाम में, सारा टाइम बस पूरा पेपर आप 1 घंटे का 30 मिनट में कर दोगे, फिर क्या करोगे वहाँ, लूडो खेलोगे, क्या करोगे। शांति से पढ़ना है, हर एक क्वेश्चन में टिक टिक टाइम लगा है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। Such that one part of it at the rate of 6% per annum, remaining part at 12% per annum, he got an annual simple interest। सिंपलेस्ट क्वेश्चन एलिगेशन का किसी भी तरीके से कर सकते हो। सबसे पहले ऐसे कर सकते हैं, देखो 5000 में से कुछ पोर्शन के ऊपर तो वो 6% ब्याज कमा रहा है, कुछ पोर्शन के ऊपर वो 12% ब्याज कमा रहा है, और कुछ पोर्शन के ऊपर 12% यानी कि 6% + 6%। ये दिमाग में सोचने की चीज़ है, लिखने की नहीं। तो सारे रुपयों पर 6% तो कमा ही रहा है। आप बोलोगे जी हाँ सर कमा रहा है, तो 5000 का 6%, तो 1% हो गया जी 50, 2 के बाद पॉइंट लग के 300। ठीक है, 300। तो 300 के अलावा जो भी वो रुपया कमा रहा है, उसने 480 रुपये कमाए हैं, तो ये हो गया जी 180। मैंने पूरे के ऊपर 6% निकाल लिया, यानी कि मैंने ये वाला निकाल लिया भाई, पूरे के ऊपर 6%। अब ये जो भी बाकी है, ये इस हिस्से के ऊपर जो 6% होता है वो है। तो इस हिस्से के 6% की वैल्यू है 180, 1% की वैल्यू होगी 6 × 3 = 18, 30। तो 1% की वैल्यू 30 है, तो कंप्लीट वैल्यू कितनी हो जाएगी 100% की, 100% की वैल्यू हो जाएगी 3000। यानी कि 12% जिस हिस्से पर वो कमा रहा है उसकी वैल्यू है 3000, और उसने इसी का पूछा है। आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक, मेरी पेस पता नहीं आपको तेज लग रही है मंदी, मैंने अपने हिसाब से हल्की सी तेज कर रखी है, जो मेरी नेचुरल पेस होती है उससे। तो आपका वो चाहिए मुझे फीडबैक इस वीडियो के कमेंट में, पेस ठीक थी कैसी थी, और हल्की सी तेज। हाँ, मेरे को ये भी लग रहा है कि ठीक है। वैसे मैं बहुत स्लो ही कराता हूँ कि आप लोगों को पता तो है ये सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट भाई, आप इसको एलिगेशन से भी कर सकते हैं कि कुछ हिस्से के ऊपर 6% ब्याज कमा रहे हैं, कुछ हिस्से के ऊपर 12% ब्याज कमा रहे हैं, ओवरऑल कितना ब्याज कमा रहे हैं। ओवरऑल आप ये देख सकते हो कि ये जो है ये कितने परसेंट है, इसका 1% है 50, तो ये कितने परसेंट होएगा। तो 480 के अंदर कितने परसेंट आ गया, 50 कितनी बार आएगा उतना ही परसेंट। तो आप इससे भी कर सकते हो। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 5 × 9 = 45, 9 पॉइंट से फिर आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे क्रॉस करके परसेंटेज के हिसाब से ऐसे, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। आप परसेंटेज में मत रखो, आप रुपए में कन्वर्ट कर लो। रुपए में कैसे, कि अगर पूरे के ऊपर 6% के हिसाब से ब्याज लगता तो इसका 6% बताओ 300, पूरे के ऊपर 6% लगता तो ठीक है जी, पूरे के ऊपर 12% लगता तो इसका 12% निकालो 600, और पूरे के ऊपर कमाई कितने हैं 480। अब भी आप कर सकते हो एलिगेशन से। ये रेशियो जो है 2:3 है, 12% वाला 3 है और टोटल 5 है, तो 3000। आगे बढ़ जाओ। x, y and z are 3 points on a plane with x, y 8, y z 15, x z 23। ये चीज़ मैं बहुत बार बता चुका हूँ, मेरे को कॉन्स्टेंटली आप यूट्यूब या कोर्स कहीं पर भी फॉलो कर रहे हैं, तो सीधा आपको इसका आंसर पता होएगा।
उसने ये बोला है कि एक्स वाई 8 है, उसने ये बोला है कि वाई जेड 15 है, और उसने एक्स जेड को 8 और 5, 8 और 15 23 बताया है। इसका मतलब एक ट्रायंगल नहीं बन रही है, एक सीधी लाइन के ऊपर के पॉइंट उसने दिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन वो बार बार दे चुका है। इसका मतलब एक्स वाई जेड एक लाइन है और वाई बीच में है, 8 और 15 23 ऐसे। और मैंने आपको ये बताया है मेरे भाई कि अगर आपको एक सर्कल बनाना है, देखो किसी एक पॉइंट से कितनी लाइनें पास हो सकती हैं, अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलोगे सर इनफाइनाइट लाइनें पास हो सकती हैं एक पॉइंट से। अगर मैं ये बोलूंगा इस एक पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है, मुझे वो लाइन बताओ, आप बोलोगे सर इनफाइनाइट पास होती हैं, कौन सी बताऊं, ठीक है। तो ऐसे ही एक लाइन को फिक्स करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। अगर मैं 2 पॉइंट बता दूंगा तो एक ही लाइन यहां से पास हो पाएगी। सेम केस अगर मैं सर्कल के ऊपर सेम अंडरस्टैंडिंग लगाऊं, अगर मेरे पास एक पॉइंट है तो उसमें से इनफाइनाइट सर्कल्स पास हो जाएंगे, छोटे बड़े कई तरह के। ऐसे ही अगर मेरे पास 2 पॉइंट भी है ना मेरे भाई, तो देखो इनफाइनाइट सर्कल्स पास हो जाएंगे। देखो यहां से एक हो गया, एक और हो गया, एक और हो गया। ये जो पॉइंट है इनकी जो लाइन बन रही है वो अलग अलग, हर एक सर्कल में इतनी लंबाई की कॉर्ड हो सकती है ना, इधर से भी बहुत सारे सर्कल पास हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही मैं 3 पॉइंट कर देता हूं तो एक फिक्स सर्कल होता है, क्योंकि एक जो ट्रायंगल होती है अपनी, उसके बाहर एक ही सर्कल हो सकता है, उसका सर्कम सेंटर एक ही सर्कल हो सकता है, ठीक है। तो एक सर्कल को फिक्स करने के लिए हमें 3 पॉइंट चाहिए और एक ट्रायंगल बननी चाहिए। अगर मैं आपको ये भी बोलूंगा कि मेरे पास 4 पॉइंट है, ये भी क्वेश्चन आया है, इसमें से कितने सर्कल पास हो सकते हैं, तो इनमें से जरूरी नहीं है इन चारों में से कोई सर्कल पास होगा, क्योंकि यहां पर अगर मैं वो पॉइंट यहां पर दे देता तो 1 2 3 4 पॉइंटों में चौथा तो सर्कल पास नहीं हुआ। जैसे कि अगर मैं आपको 3 पॉइंट दे दूं तो जरूरी नहीं है इनमें से लाइन पास होएगी, अगर पास होएगी तो एक ही लाइन पास होएगी, क्योंकि मैं तीसरा पॉइंट इस लाइन से बाहर भी दे सकता हूं, इस लाइन के ऊपर भी दे सकता हूं। तो तीनों पॉइंट में से तब पास होएगी जब ये कोलिनियर होंगे। ऐसे ही चारों पॉइंट से एक सर्कल तभी पास होएगा जब ये कंसाइक्लिक होंगे, कंसाइक्लिक समवृत्तीय होंगे। तो 4 पॉइंट में से मैक्स एक सर्कल पास हो सकता है अगर वो पॉइंट कंसाइक्लिक हो। 3 में से तो हमेशा पास होगा, क्योंकि कोई भी ट्रायंगल बनाओगे तो सर्कल पास होएगा ही होएगा। द नंबर ऑफ सर्कल्स दैट ट्रेवल थ्रू एक्स वाई एंड जेड, इन तीनों से कितने सर्कल पास होंगे, बिकॉज कोलिनियर है, ट्रायंगल बन नहीं रही, तो 0 सर्कल पास होंगे। आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं। If on a marked price the difference between selling price with discount of 55%, या तो 55% का डिस्काउंट दिया, ठीक है जी, विद 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए 20% और 40% के, तो डिफरेंस 180 है। तो यहां पर तो 55% का डिस्काउंट है ही, यहां पर भी इफेक्टिव डिस्काउंट निकाल लो। बहुत सारे तरीके हैं, 2 परसेंटेज को मर्ज करना है तो मैं सिंपली फॉर्मूले से निकाल लेता हूं, a प्लस बी प्लस में a इंटू बी अपॉन 100, इस वाले फॉर्मूले से। बस यहाँ पर चेंज नेगेटिव है, ठीक है। तो 40 प्लस 20 60, माइनस में 40 इंटू 20 800 बटे में 100, तो ये मन ही मन में मैं निकाल सकता हूँ 52%। इसमें से ये माइनस क्यों किया, क्योंकि इफेक्टिवली हमें डिस्काउंट निकालना है। ये मैं आपको बता चुका हूँ, बेसिक्स नहीं बताऊंगा मैं। आपको ये लगेगा कि -20 -40 करो, आगे पॉजिटिव आएगा तो ओवरऑल आएगा -52, तो यानी कि डिस्काउंट 52 का है। तो ये आपको मैंने बता रखा है कि फिर जस्ट जोड़ के उनको घटा दो तो आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये इफेक्टिव डिस्काउंट आ गया इन दोनों का, और एक डिस्काउंट है 55% का, तो दोनों डिस्काउंट में कितने परसेंट का फर्क है, 3% का। रुपए में कितने का फर्क है, 180 का। और डिस्काउंट मार्केट प्राइस का परसेंटेज होता है, मार्केट प्राइस का 3% 180, मार्केट प्राइस का 1% इज इक्वल टू 60, तो मार्केट प्राइस का 100% 6000। हाँ भाई, ये बंदा बीच में डिस्टर्ब कर रहा है, 1 मिनट रुको। ये डिस्टर्ब कर रहा है बीच में, इसको मैं छोड़ के आता हूँ एक बार बाहर। ठीक है जी, करो ये। फ्रॉम द टॉप एस ऑफ ए 120 मीटर हाई टावर, RS एक 120 मीटर हाई टावर है, टॉप एस है,
RS है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन देख के ये फील हो रहा है कि मैं अभी फर्स्ट राउंड में नहीं करना चाहता, फर्स्ट राउंड में थोड़ा सा मुझे टाइम लग जाएगा, क्वेश्चन आपको देखकर पता लग रहा है कि हाँ कर ही लेंगे, रिपीटेटिव सा क्वेश्चन है, तो आप मार्क एंड रिव्यू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 पॉइंट्स P एंड Q आर थीटा एंड अल्फा रिस्पेक्टिवली। टेन थीटा इतना है, साइन अल्फा इतना है, अल्फा बड़ा है, यही हम तब से ढूंढ रहे थे। अल्फा बड़ा है यानी कि टावर के पास आएगा और थीटा दूर है, ठीक है। इसने क्या बताया था, थीटा कहाँ पर है, P पर थीटा है, तो यहाँ पर P है, यहाँ पर Q है, ठीक है। टेन थीटा 3/4 है, टेन थीटा यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, टेन थीटा, तो परपेंडिकुलर अगर 3 है तो बेस जो है वो 4 है। रेशियो मिल गया हमें इस साइड और इस साइड का, ठीक है जी। साइन अल्फा, यहां पर उसने ये बता रखा है ये 120 है, अभी उसके चक्कर में मत पड़ो, पहले सिर्फ रेशियोज को हैंडल करो, ठीक है। साइन अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो जहां पर अल्फा है ये वहां पर परपेंडिकुलर अगर 12 है तो हाइपोटेन्यूज जो है वो 13 है, ठीक। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है मेरे भाई कि अब कॉमन साइड पकड़नी है। RS इस रेशियो में 12 है, इस रेशियो में 3 है, ठीक है, तो हर जगह सेम कर देते हैं। अब तो इस ब्लैक रेशियो को 4 गुना करूंगा तो ये भी 12 हो जाएगा, अदरवाइज क्या होता है, इससे इस रेशियो को गुना, इससे इस रेशियो को गुना, तो ठीक है। तो इस रेशियो को 4 गुना कर दूं, 3 चौके 12, सॉरी 4 गुना, 4 3 12, 4 चौके 16, तो अब सारे रेशियो सेम हो गए। अगर ये 12 है तो ये 13 है तो ये 16 है, ठीक है। और 12 13 5 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ठीक है जी। 16 में से 5 गए 11, अपने पास सब कुछ है। अब किसी भी एक साइड का उसने दिया होगा वैल्यू और किसी भी दूसरी साइड का पूछा होगा, ये सिंपल है। उसने क्या बोला, उसने बोला कि इस 12 की जगह 120 है यानी कि 10 गुना, तो इस 11 की जगह क्या होगा यानी कि 110, ठीक है। आगे बढ़ जाएं। देखो, यूजिंग द बार ग्राफ व्हाट परसेंट ऑफ द एवरेज सेल्स ऑफ स्कूल C D एंड E इन 2017, तो ये बता रखा है सेल्स ऑफ बुक फ्रॉम, तो आपको ये पता है C D E की 2017 में एवरेज और उसका कितना परसेंट है ये, तो मैं एग्जाम में क्या करूंगा, इस क्वेश्चन को मैं पक्का मार्क एंड रिव्यू करने वाला हूँ, बाद में देखते हैं, मतलब हम कर देंगे इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है, बट बाद में देखते हैं। ये मनी बैग कंटेनिंग बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, अभी कर देते हैं लेकिन शांति से। अब कई बार इजी क्वेश्चन देखते ही बच्चों के मन में इतनी जल्दबाजी होती है कि जल्दी से कर दे और उसको गलत कर बैठते हैं, शांति से। एक बैग के अंदर 1 2 और 5 रुपए के कॉइन है, इस रेशियो में है, तो हम क्या मानते हैं अपने मन में कि इस रेशियो को छोड़ो, हम यही मान लेते हैं कि 4 कॉइन है 1 रुपए के, 6 कॉइन है 2 रुपए के, 5 कॉइन है 5 रुपए, तो टोटल कितने रुपए के होंगे, तो 1 × 4 4 प्लस में 2 × 12, अगर ये मेंटली कर पाओ तो मेंटली करो, लिख के कर पाओ तो लिख के करो, 5 5 25, तो टोटल कितने हैं भैया, टोटल हो गए 25 और 12 37 और 4 41 रुपए बन जाएंगे। अगर एक्चुअल में 4 6 और 5 कोई नहीं, रुपए एग्जैक्टली बने कितने, रुपए बने इतने, तो ये जो रुपए बने हैं ये कितने गुना है भाई साहब, ये हैं भाई 50 गुना, तो यानी कि जो हमने नंबर ऑफ कॉइन्स मानने थे एक्चुअल कॉइन उससे 50 गुना है। तो बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन, तो इसके 50 गुना यानी कि 250 कॉइन है 5 रुपए। कई बार वो ये पूछ लेता है कि ये बताओ कि जो 2 रुपी कॉइन है उनकी वैल्यू कितनी है, और बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं 6 × 50 300 मार देते हैं। अगर वो उनकी वैल्यू पूछ रहा है तो 6 × 50 300 तो कॉइन हुए, और हर एक कॉइन 2 रुपए का, तो 600 रुपए वैल्यू होगी, ध्यान रखना है ये, ठीक है। Which of the following is the largest 5-digit number divisible by 53? 53 से डिविजिबल लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर हमने बताना है, तो ठीक है जी, बिल्कुल बेसिक सा तरीका है, उसी तरीके से हम करेंगे। बहुत ज़्यादा आर्यभट्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, आराम से इससे डिवाइड करो। कितने पर जा रहा है हमें वो नहीं देखना, रिमाइंडर कितना बचा है वो देखना है, तो देखते रहो। 53 1 जा, एक 9 उतार लिया हमने, ठीक है। देन कितने पर जाएगा, 5 8 40, तो 8, हाँ 8 पर चला जाएगा, 8 3 24, 8 5 40 और 2 42, 9 में 4 गए 5, 6 में 2 गए 4,
अब एक और 9 उतार लिया, काट लेते हैं। कई बार जब सेम अक्षर हो ना पता नहीं लगता कितने उतार चुके। फिर से मेरे ख्याल 8 पर चला गया तो 424। अब ये आखिरी 9 भी उतार लिया, कितने पर जाएगा? 7 पर, 7 1 नहीं 6 पर जाएगा। 6 3 18, 6 5 30 और 1 31, 41। अब इस नंबर के अंदर 41 ज़्यादा है अगर हम 53 से डिवाइड करें तो अगर इसमें से मैं 41 घटा दूंगा, 41 घटा दूंगा, 9 में से 1 गए 8, 9 में से 4 गए 5, तो ये जो नंबर बनेगा ये 99958 ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? तो अब आपको एक बात समझ में आई? मुझे एक बात बताओ, ये क्वेश्चन है उतने ही नंबर का है, जी हाँ। इससे अगला क्वेश्चन है उतने ही नंबर का है, इससे अगला क्वेश्चन है उतने ही नंबर का है। इस क्वेश्चन को जितनी देर में करोगे, क्या ये क्वेश्चन मुश्किल है? कहाँ मुश्किल है, चीज़ों को जोड़ना है, उनका रेशियो निकालना है, मुश्किल नहीं है। बट उतने ही टाइम में ये 2 क्वेश्चन हो रहे हैं। ये है अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी। एसएससी वाले ये नहीं बोल रहे कि मुश्किल क्वेश्चन के नंबर तो तुमने लिए नहीं, तुम तो आसान आसान करके निकल गए, हम तो तुम्हें सेलेक्ट नहीं करेंगे, नहीं बोलेंगे, उनको तो नंबर से मतलब है। तो हमें छांटने पड़ेंगे क्वेश्चन। एग्जाम जितना डिफिकल्ट आएगा, जिसकी अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी अच्छी है उसको फायदा होगा, क्योंकि बाकी लोग फंसेंगे, छांट नहीं पाएंगे। भाई मेरा ये पॉइंटर है ना, बस इसकी मैं एक बार शैल बदल लूँ, इसकी शायद ज़िंदगी के दिन पूरे हो गए हैं, दूसरा मंगाना पड़ेगा। या पता नहीं इसके ऊपर भी एसएससी चेयरमैन का असर हो गया है। अभी तो ठीक है। इफ ए राइट सर्कुलर कॉन ऑफ हाइट, कॉन की हाइट इतनी है, वॉल्यूम इतना है, टोटल सरफेस एरिया निकालो। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, अभी शांति से करते हैं बिना हड़बड़ाए। वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम होता है 1/3, पाई को 22/7 ही यूज करेंगे, कुछ बोल नहीं रखा। पाई आर स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू 1232। 24 से तो डिवाइड हो नहीं रहा, 22 से हो जाएगा क्या? हाँ, 22 5 110, 22 चिक्के, देन 3 8 24, 8 7, एक ये 7 उधर भी जाएगा, तो आर स्क्वायर इज 7 इंटू 7, देयर फॉर आर इज इक्वल टू 7। ठीक है जी। टोटल सरफेस एरिया, तो कौन ये होता है, रेडियस 7 है, हाइट 24 है, स्लांट हाइट 25 हो जाएगी। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया होता है, अब ऑप्शन के ऊपर नजर मारोगे सबसे पहले, कई बार पाई को बिना खोले एज इट इज पाई 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 दे देता है, ध्यान रखो। ठीक है, जहां पर भी पाई इन्वॉल्व हो। अब मैं खोल रहा हूं, पाई टोटल सरफेस एरिया विल बी पाई आर प्लस एल, पाई आर एल। भाई इतने दिन हो गए मैं ये भी भूल गया क्या? अभी आप देख लो, बढ़िया ही बात है। पाई आर इंटू आर प्लस एल, हाँ ठीक है। 6 महीने हो गए पढ़ाई, मतलब। तो अब आप ये देख लो, क्या देख लो कि बेसिक सी ह्यूमन टेंडेंसी है, जिस चीज़ को हम नहीं करते अपना ब्रेन ऐसे काम करता है, जिस चीज़ को हम नहीं कर रहे होते कि ठीक है ये ज़रूरी नहीं होगी तो मैं इसको क्यों याद रखूँ, जिस चीज़ को बार बार कर रहे हैं तो ब्रेन ये सोच रहा है ये ज़रूरी होगी, उस इन्फो को स्टोर करके रखता है। चलो, पाई आर इंटू आर प्लस एल है, पाई आर रेडियस कितना है 7 इंटू आर प्लस एल, तो 35 और 7 25 और 7 32, 22 दूनी 44, 22 66 और 4 70, 704। ठीक है ब्रदर, आगे बढ़ जाएं। बताओ भाई, तो अगर आपको क्वेश्चन देख के ऐसे लग रहा है मैं इजीली हैंडल कर लूंगा कि जब टी की वैल्यू 45 है, टी की वैल्यू लेस देन 45 है, ग्रेटर देन 45 है, तो इन्होंने साइन और कोस के बारे में पूछा है। अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं यार ये तो बाद में ही करूंगा, सोच के करूंगा, तो जैसे क्वेश्चन की आपने शक्ल देखी, समझ में आया कि क्या पूछा है, ये देखो अब ये बारिश में भीग के आ गया, समझ में आया कि क्या पूछा है, तो आप इसको स्किप कर दो। ठीक है, अब अगले आगे करें। ये देखो, अब आपको ये लगा कि भाई ये क्वेश्चन तो लंबा है, तो मार्क एंड रिव्यू कर दो। मैं ये नहीं बोल रहा है मुश्किल है, अगर आपको लग रहा है, अगर आप कंफर्टेबल हो इतना लंबा क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में करने में कर लो,
नहीं हो कंफर्टेबल, मार्क एंड रिव्यू आगे बढ़ो, एक बार पेपर देख लेते हैं पूरा, है ना। ये देखो उसी के आगे एक ऐसा क्वेश्चन है, देखो रवि सेल्स हिज बाइक फॉर 36,000 एंड अर्न्स ए प्रॉफिट इक्वल टू 1/8 ऑफ द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का 1/8, तो सेलिंग प्राइस को मैंने मान लिया है जी 8, तो प्रॉफिट कितना हो गया इसका 1/8 यानी कि 1, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा जी 7, है ना। 8 में बेचा, 1 का फायदा था, तो 7 में खरीदा होएगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज है तो इससे कोई लेना देना है नहीं, परसेंटेज ही पूछ रहा है, ठीक है। तो 1 का फायदा 7 पर यानी कि 14/2/7%। तो ऐसा क्वेश्चन है। इसके इधर पहले कैसा था, पहले ये था, तो आपको देखना है हमेशा, चलो कहीं पर कोई सा भी हो, कुल मिलाकर आप बात समझ गए, टाइम वेस्ट नहीं करना। अब ये देखो एक ऐसा क्वेश्चन है, मैं प्रीवियस ईयर पेपर की जो डिफिकल्ट शिफ्ट है उनके बेस पर मॉक्स बना रहा हूँ, उनको थोड़ा सा डिफिकल्टी कर रहा हूँ। तो एक्चुअल इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, इसी ऑर्डर में आए हुए हैं। तो हमें पता है कि भैया x + 1/x वाले केस में जब पावर डबल करनी होती है तो स्क्वायर में से 2 घटाना होता है, तो सीधा 98। रियल एग्जाम में यहाँ पर 12 था 10 की जगह, इसीलिए जरूरी है अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी मॉक्स पर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी। ये देखो द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 28 सेंटीमीटर टेकिंग ईच वर्टेक्स एट द एज द सेंटर। ये बोल रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हर एक वर्टेक्स को एज ए सेंटर लेकर एक सर्कल ड्रॉ किया है विद रेडियस इक्वल टू हाफ द साइड, साइड के हाफ, तो ऐसे 3 सर्कल बन जाएंगे एक दूसरे को टच करते हुए, ठीक है। फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द ट्रायंगल नॉट इंक्लूडेड इन द सर्कल। इस वाले पोर्शन का एरिया पूछ रहे हैं, तो आप इजीली कर सकते हो। इस पूरी ट्रायंगल का जो एरिया है, ये वाला पूरी ट्रायंगल का जो एरिया है, इसमें से ये 3 हिस्से घटा दो तो सिर्फ ये बचेगा, तो ट्रायंगल का एरिया माइनस, अब सर्कल का ये वाला हिस्सा है 60 डिग्री वाला, ये वाला हिस्सा है 60 डिग्री, ये वाला 60 डिग्री, 60 60 60 180 डिग्री यानी कि आधा सर्कल, यानी कि ट्रायंगल में से हाफ सर्कल का एरिया हमने घटाना है। तो फर्स्ट राउंड में भी कर सकते हैं, दिल घबरा रहा है तो अगले राउंड में कर ले, वैसे फर्स्ट राउंड में कर सकते हैं। तो ट्रायंगल का एरिया होएगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर, तो ट्रायंगल की साइड है जी 28, 28 का स्क्वायर, और अननेसेसरी, देखो आपको 28 का स्क्वायर याद होगा, बट अननेसेसरी बहुत ज़्यादा ऐसी कैलकुलेशन नहीं करनी है, एक बार सिंप्लीफाई होती हैं ये चीज़ें, ठीक है। √3/4 ए स्क्वायर, इसमें से घटाऊंगा आधे सर्कल का एरिया, तो हमेशा हाफ याद रखना है, इसीलिए मैं काम रहने के लिए बोलता हूँ, नहीं तो आप हाफ भूल जाओगे, पूरे सर्कल का एरिया घटा दोगे। 60 60 60 180 आधे सर्कल का घटाना है, हाफ पाई, पाई को ये बोल रहा है 22/7 पाई r स्क्वायर, तो पूरी साइड अगर थी 28 तो ये कितनी हो जाएगी 14 रेडियस, तो r स्क्वायर 14। √3 को भी हमने ये यूज़ करना है तो कर लेंगे अभी, ठीक है। तो अभी क्या करूं भाई, अभी एक काम करूं, पहले तो कैंसिल कर लेता हूं, 7 दूनी 14, 4 7 28। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन निकाल लेता हूं ताकि कैलकुलेशन अपनी बचे, तो 28 तो निकाल ही लेता हूं। एक तो 28 मैंने यहाँ से निकाल लिया, और वहाँ से भी मुझे दिख ही रहा है 28 निकलता है, 14 यहाँ से निकाला, एक 2 और चाहिए, 2 यहाँ से निकाला, यहाँ बच गया 11। तो √3 कितना है, √3 है 1.73, तो यहाँ पर हो गया देखो 7 3 21, 2 17 7 119 और 2 121, 2 के बाद पॉइंट माइनस में 11, तो 28 इंटू 1.11, तो इसको आप गुणा कर लोगे, यही वाला आएगा। एक बार देख लेते हैं, क्या पता सिर्फ यूनिट डिजिट मैच हो, मतलब अप्रोक्सीमेट कर रखा हो। 28 से कम 28 2, 28 और 2 30, 3 28 और 3 31, यही है। ऐसे डायरेक्ट नहीं लगाना भाई, वो अप्रोक्सीमेट कर देते हैं, जैसे मैंने लगाया ऐसे नहीं करना। स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज, ठीक है भाई। द गिवन टेबल शोज, अगर आपको ये लग रहा है मैं तो DI के लंबे क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में नहीं करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मार्क एंड रिव्यू आगे बढ़ो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है नहीं मैं पढ़ूंगा, इजी होंगे तो कर दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी देख सकते हो। मैं जनरली बहुत लंबे क्वेश्चन को मैं छोड़ के चला जाता हूँ, फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, देखो मार्क एंड रिव्यू में 2 तरह के क्वेश्चन है, जो मैंने मान लो पढ़े नहीं बहुत लंबे होने के कारण, तो उसके बाद मैं उनको एक बार पढ़ता हूँ, फिर अगली बार जब मान लो रास्ते में मिलते हैं कि अब देखता हूँ क्या पता आसान हो, ठीक। इन ए सर्कुलर रेस, और कई बच्चे सिर्फ सर्कुलर रेस देखेंगे और छोड़ के भाग जाएंगे, ऐसे मत क्या करो यार, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा ही डर लगता है तो अलग बात है, अदरवाइज ऐसे मत करो।
मैक्सिमम क्वेश्चन सर्कुलर रेस के इजी होते हैं। मैक्सिमम जितने भी टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें ज़्यादातर बहुत बेसिक हैं एसएससी के अंदर, बाकी एक आधे हैं जो ट्रिकी हैं, उसी के कारण आपको डर लग रहा है। मैक्सिमम डुएबल होएगा। इन ए सर्कुलर रेस ऑफ 600 मीटर पी एंड क्यू स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट से दौड़ना स्टार्ट कर रहे हैं पी एंड क्यू विद स्पीड दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली इफ दे आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। देखो एक 12 की स्पीड से भाग रहा है, एक 15 की स्पीड से भाग रहा है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में। अब पूछा क्या है उस पर ध्यान देते हैं, इन वैल्यूज पे ध्यान मत दिया करो। देन व्हेन विल दे मीट अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम, इस पे ध्यान दो, मीट अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द ट्रैक, कि कहीं पर भी मिले, उसने ये नहीं बोला स्टार्टिंग पॉइंट पर, तो फर्स्ट टाइम। अब इस चीज के ऊपर फोकस करो, दो बंदे सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो पहली बार कब मिलते हैं? पहली बार तब मिलते हैं जब तेज भागने वाला बंदा एक पूरा चक्कर एक्स्ट्रा काट के उसको पीछे से मिले। सिंपल है, आ गया ध्यान? अब करते हैं। तो तेज भागने वाला चक्कर, एक चक्कर एक्स्ट्रा मारे तेज भागने वाला बंदा, तो एक चक्कर एक्स्ट्रा यानी कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? इतना। जब वो 600 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करे, ठीक है जी, कितनी स्पीड से? तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करना है जितनी भी उसकी एक्स्ट्रा स्पीड है, तो 15 - 12 3, उस 3 की स्पीड से कवर करेगा। तो डिस्टेंस बटे में स्पीड 3। अब ये मीटर में है तो इसको मीटर पर सेकंड में करो, 5/18 से गुणा, ठीक है। तो ये टाइम आ जाएगा, कितने टाइम में वो उसको मिलेगा, खत्म। 3 × 18, 5 6 जाएगा 12, 6 720 उत्तर ऑप्शन, ठीक। आगे बढ़ जाएं। ए बस ट्रेवल्स 1/3 ऑफ द डिस्टेंस इनिशियली एट द स्पीड ऑफ 1/3 डिस्टेंस 30 की स्पीड से ट्रेवल किया, नेक्स्ट 1/3 45 की स्पीड से ट्रेवल किया, नेक्स्ट 1/3 90 की स्पीड से ट्रेवल किया, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बस। तो इजीली कर सकते हो ये क्वेश्चन आप, जब तक एग्जामिनर ने बहुत जानबूझ के कैलकुलेटिव वैल्यूज ना दी हो। कैसे मैंने आपको बताया है, सिंपली डिस्टेंस को देखो उसने किस किस रेशियो में ट्रेवल किया है, यहाँ पर तो इक्वल 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 किया है, और भी आसान है। एक उसने किया है, वहीं पर देख लोगे 30 45 और 90, तो आपको ऐसा नंबर लेना है जो 30 45 और 90 से डिवाइड होता हो। तो यहाँ पर तो बाई चांस चलो इजी वैल्यूज उसने दे दी 90 इन तीनों से डिवाइड होता है, तो डिस्टेंस के हर एक टुकड़े को 90 मान लो। ऊपर डिस्टेंस माना करो हमेशा, डिस्टेंस बटे में स्पीड, डिस्टेंस बटे में टाइम होता है। और इसको उसने 30 की स्पीड से किया, इसको 45 की और इसको 90 की, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 90 × 3। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना हो गया? 30 3 90, 45 दूनी 90, 90 एकम 90, तो टोटल टाइम हो गया जी 6 डिवाइडेड बाई 6, आंसर इज 45। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं। 3 pipes A, B and C can fill a cistern in 30, 60 and 90 minutes respectively. Initially all are opened, ठीक है। If the cistern must be filled in exactly 20 minutes, cistern को 20 मिनट में भरना ही है, then how many minutes before completion should B and C be turned off? ये बोल रहा है जब सिस्टर्न भरे उससे कुछ टाइम पहले हमें बी और सी को बंद करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पता है एलसीएम लेंगे, बाद में देखेंगे इनको, ठीक है। तो 30 60 और 90, एक तो मैंने 90 ले लिया, ये ऑलरेडी 30 से डिवाइड होता है। अब ये है 15 चौके 60, उसके अंदर ऐसा क्या नहीं है, मैं देखूं 30 दूनी 60, 30 3 90, एक दो दे देता हूँ, 180 एलसीएम आ गया। कैसे भी इनका एलसीएम निकाल लो, 60 और 90 का एलसीएम 180, ठीक है। अब पाइप ए बी और सी की कैपेसिटी निकालते हैं। 30 से इसको डिवाइड करोगे, ये 6 यूनिट भर रही है हर मिनट में, 60 थी 180 3 यूनिट भर रही है, 90 दूनी 180 2 यूनिट भर रही है, ठीक है। ओके जी, अब मैं इसको देखता हूँ। इसने ये बोला है कि सिस्टम को 20 मिनट में भरना है, देन हाउ मैनी, और स्टार्टिंग में कुछ बोला इसने, ठीक है। इनिशियली ऑल आर ओपनड, सारी खोल दी है, यानी कि पाइप ए बी सी सारी खोल दी है, ठीक है जी। आपके दिमाग में ये होना चाहिए, लिखने की जरूरत नहीं है, बट अब लिखना पड़े तो भाई लिखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। सारी खोल दी है, एंड से कितनी देर पहले मैं बी और सी को बंद कर दूं, यानी कि ए तो चलती रहेगी। तो आपको देखना है कि ऐसी कौन सी पाइप है भाई जो चलती ही रही है, बिकॉज आपको टाइम का अंदाजा नहीं है। ए है जो चलती ही रही है, और पूरे टाइम का अंदाजा आपको है कि पूरा टाइम कितना है, ए का निकाल लो। ए जो है 20 मिनट तक चलती रही, जी हाँ, तो 20 मिनट में
20 चिक्के 120, 120 यूनिट तो ए ने भर दी, तो बाकी की जो 60 यूनिट है वो किसने भरी? वो भरी होंगी बी और सी ने। ठीक है, 60 यूनिट कितनी देर में भरेंगी? 3 और 2 5, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे 12 मिनट में। तो स्टार्टिंग में ये 12 मिनट चली होंगी, इन्होंने 60 यूनिट 12 मिनट में भरी होंगी, तो 20 में से 12 8 मिनट। तो जब सिस्टम भरी उससे 8 मिनट पहले बी और सी को बंद किया गया, यही उसने पूछा है। कई बार वो ये पूछता है बी और सी को कितनी देर चलने दूं, यानी कि कितनी देर बाद बंद कर दूं। कई बार वो पूछता है जब टंकी भर गई उससे कितनी पहले बंद किया गया। तो कई बार उत्तर 12 मिनट, कई बार उत्तर 8 मिनट, ध्यान रखना। आगे बढ़ जाऊं। इफ द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 15 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 83, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन। तो करें कि क्या पूछ रहे हैं? सम ऑफ 3 नंबर्स इज 15। अरे यार चलो मैं इतना भी जल्दी नहीं करूँ। आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करनी भी ठीक नहीं है। मैं ये सोच रहा हूँ जल्दी से ऐसे कर दूँ। ठीक, करते हैं, टाइम तो लगेगा ही काम में। सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, तो सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 83। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ देयर क्यूब्स, उनके क्यूब्स का जो सम है, और एंड 3 टाइम्स ऑफ देयर प्रोडक्ट, इनका जो प्रोडक्ट है उसके 3 गुना का डिफरेंस। क्वेश्चन अलजेब्रा का है, बस उसने लैंग्वेज के अंदर पूछ लिया है, आपने पहचान लिया होगा कि कौन सा क्वेश्चन। तो एक तो मैंने आपको इसके 4 रूप बता रखे हैं, तो वो चारों के चारों रूप अभी आप नोटबुक पर लिखो, मैं फिर लिख रहा हूं। अभी लिखो, मैंने इस फॉर्मूले के 4 रूप आपको बता रखे हैं, और मैंने ये भी बता रखा है सिर्फ 2 रूप याद रहेंगे तो भी आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। सबसे पहला फॉर्मूला, सबसे ज़्यादा यूज्ड इसका जो रूप है, ठीक है। उसके बाद सेकंड मोस्ट यूज्ड रूप जो आपको रटना ही पड़ेगा, अब की बार होता है इनके डिफरेंस का स्क्वायर। और ये जो है ये ऐसे होना जरूरी नहीं है ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, कैसे भी हो, ए माइनस बी हो, बी माइनस ए हो, स्क्वायर ही होना है, वैल्यू तो एंड में सेम ही आएगी, पॉजिटिव ही आएगी, कैसे भी ये हो सकता है। इन 2 के बिना काम नहीं चलेगा, ये 2 हमेशा आपको याद रहने चाहिए। इसके अलावा अगर तीसरा और चौथा आप याद नहीं रखना चाह रहे तो आपको एक और फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये वाला, ये वाला। अदरवाइज वो भी हम याद रख ही सकते हैं, इतनी सारी चीजें याद रख रहे हैं तो बाकी के 2 रूप, ठीक है। तो ये होएगा भाई। अब देखो मेरे को ये बनाना है ना, तो अगर मैं a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में से क्या घटाऊं कि ये बन जाए, a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर है उसके अंदर a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर होता है। जी हाँ, वो तो है ही यहाँ पर, वो तो मुझे चाहिए। अब इसके अंदर होता है प्लस का 2a 2b 2c, मुझे तो माइनस का चाहिए। तो अगर मैं 3 बार घटा दूं a b b c c a, घटाया है मैंने, तो ये यही आ जाएगा। ड्राइव भी कर दिया आपके सामने मन मन में। एक और इसका रूप है, इसमें भी हाफ बाहर कॉमन ले लो। अब अगर मैंने हाफ बाहर कॉमन लिया तो इसके अंदर क्या बचेगा, ये जो भी बचा है उसका डबल, यानी कि इसके अंदर बचेगा, ताकि 2 से 2 कट जाए, इसका डबल, और यही बच जाए अंदर। तो अंदर बचेगा 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2c है, ठीक है। तो वो कैसे बचेगा, वो बचेगा, देखो भाई, यहाँ पर 3a स्क्वायर आएगा, उसमें से इसका एक a स्क्वायर कट जाएगा, तो 2a स्क्वायर बच जाएगा, 2 से 2 कट गया, सिर्फ a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और ये मैंने घटाया है बिकॉज मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था माइनस का 2ab माइनस का 2bc, तो इसके अंदर वही होता है, माइनस का 2a माइनस का 2bc, वो नेगेटिव कर रखा है, और माइनस का 2 है ताकि 2 से 2 कट जाए, बाद में a b b c c a आ जाए। इनको याद रखने के भी थोड़े से आपको टेक्निक बता दिए मैंने, क्योंकि कई बार बच्चा भूल जाता है कि इसके साथ 3 लगाऊं या इसके साथ 3 लगाऊं, तो ऐसे आप वेरीफाई भी कर पाओगे एग्जाम। तो भी कर ले, चलिए जी। तो मुझे ये निकालना है, अब मैं इसको करना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये होएगा जी a प्लस बी प्लस सी यानी कि 15 इंटू, अब मैं ये देखूंगा कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं। मेरे पास जो चौथा फॉर्मूला मैंने आपको बताया है उसकी चीज़ें हैं फिलहाल,
तो मैं डायरेक्टली उससे कर सकता हूँ, अदरवाइज आप उनसे भी कर सकते हो। तो अभी मैं इसको कर सकता हूँ हाफ, एक तो मैं रिमेंबर रखूँगा। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का 3 गुना, तो 3 3 9, 3 8 24, माइनस ए बी सी का होल स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225। तो 9 में से ये आ गया जी 24, ये आ गया जी 12, 15 इंटू 12 180। अगर आपको चौथा फॉर्मूला याद नहीं है तो भी बहुत ईजी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मेरे को ये पता है कि मैंने क्या बोला, एटलीस्ट पहला तो याद होना चाहिए, पहले दो। तो ये होएगा a प्लस बी प्लस सी यानी कि 15 इंटू में, अब मुझे पता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये रहा 83, माइनस अब यहां पर मुझे लिखना है ए बी बी सी सी ए को माइनस करना है। ठीक है, तो ये मैं कहां से लाऊंगा, अब मुझे इतना पता है कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है उसके अंदर दो चीजें होती हैं, ये दो ही चीजें होती हैं इसके स्क्वायर में, एक तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये एक चीज, और एक इस चीज का डबल। इन तीन चीजों की रिलेशन मुझे पता है, इनमें से कोई भी दो अगर कोई देगा तो मुझे तीसरा पता लग जाएगा। तो उसने दे तो दिया, अब मुझे ये निकालना है ए बी बी सी सी ए। तो मैं क्या करूंगा, ए प्लस बी प्लस सी जो है 15 का स्क्वायर 225 में से, बिकॉज इसके अंदर दो चीजें होती हैं, उसमें से अगर मैं ये घटा दूं यानी कि 83 घटा दूं तो ए बी बी सी सी ए का डबल बचेगा। तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो ये यही आएगा, यही, और आगे आप सॉल्व कर लो। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाऊं। ट्राई करो। तो जैसे ही आप यहाँ पर देखोगे, यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हो, ए प्लस बी, आगे ए माइनस बी। तो जो ये ए माइनस बी आ रहा है ये आ रहा है 1। ठीक है, तो समथिंग इंटू 1 लिखने की जरूरत तो है नहीं। ठीक है, तो ये सिर्फ इतना बच जाएगा, और यहाँ से फिर क्या बच जाएगा, प्लस में देखो ये जो चीज़ है इससे बचेगा सिर्फ ये, और ये जो चीज़ है इससे बचेगा सिर्फ ये, 58 प्लस 57। तो कुल मिलाकर अपने पास बच क्या गया, कुल मिलाकर ये बच गया 60 प्लस 59 प्लस 58 प्लस 57 प्लस एंड सो ऑन, एंड में 14 प्लस 13। यहाँ से बचा 60 प्लस 59, यहाँ से बचा 58 प्लस 57, आगे ऐसे ही 56 प्लस 55, ऐसे ही बचता रहेगा। तो कुल मिला के एक एपी बन गई। तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, एक तो एपी वाले फॉर्मूले से कर सकते हो कि फर्स्ट टर्म ये रहा, लास्ट टर्म ये रहा, कॉमन डिफरेंस हमें पता है। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले 60 नेचुरल नंबर्स का जो सम है उसमें से पहले 12 नेचुरल नंबर का सम घटा दो। भाई पहले जो 12 नेचुरल नंबर है वो है नहीं, पहले 60 का सम निकालोगे तो सबका आ जाएगा, उसमें से 12 का घटा दो, यही चीज बच जाएगी। अगर आपको एपी वाले तरीके से करना है, एपी में फर्स्ट टर्म 13 है, लास्ट टर्म 60 है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना होता है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 60 माइनस 13 बटे में कॉमन डिफरेंस जो कि है 1 प्लस 1। ठीक है, तो एपी का फॉर्मूला है वो भी कर सकते हो, इससे कर लेते हैं हम। 60 इंटू 61 बटे में 2 माइनस 12 इंटू एन प्लस 1/2 कर रहा हूँ, बटे में 2, ये हो गया भाई 30, हो गया भाई 6, 3 कम 3, 3 6 18, 1830, 13 6 78, तो 2 आएगा यूनिट डिजिट यानी कि 1752। ठीक है, क्लियर है। तो 25 क्वेश्चन कर दिए, इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मार्क एंड रिव्यू किए हमने। अब तक मेरे ख्याल स्किप तो हो सकता है, आप किसी क्वेश्चन को स्किप करो कि भाई ये तो मैंने स्किप कर दिया, अदरवाइज डूएबल थे शायद सारे। तो अभी करते हैं भाई। अब हम क्या कर सकते हैं, अब आप ये कर सकते हो क्वेश्चंस के ऊपर जाओ और जो DI है उसे सर्च कर लो। अब आपकी मर्जी है, जो भी आपको डूएबल लगेगा उसे पहले कर लो। मैं जनरली क्या करता हूँ, मैं जनरली ये करता हूँ कि ऐसे आपकी क्वेश्चन की पैलेट बनी हुई आती है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 25। मान लो मैथ है, मैथ तीसरे नंबर पर आता है प्री में, तो वो मान लो ऐसे हो जाएगा 51 52 53 जो भी है।
कुछ क्वेश्चन ग्रीन होंगे, कुछ क्वेश्चन स्किप कर दिए थे वो रेड होंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन पर्पल होंगे, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, फिर यहाँ पर पर्पल होएगा, ये होते ही मैं नेक्स्ट करूंगा, सेव एंड नेक्स्ट, मान लो मैं इस पर पहुंच गया, फिर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, ऐसे करके मैं सारे पर्पल्स को निपटाऊंगा। ठीक, चलिए अब हाँ, हम ये देख लेते हैं कि हमने कितने क्वेश्चन किए हैं, कितने स्किप किए हैं। 1 2 3 4 5 6, तुमने 6 क्वेश्चन स्किप कर दिए। मान लो आप वहां पर होते तो आप 8 क्वेश्चन स्किप कर देते या फिर 9 क्वेश्चन स्किप कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 25 में से 9 क्वेश्चन भी स्किप कर देते तो आपके पास 16 क्वेश्चन आपने कर लिए, और अब आपको ये पता है कि 9 क्वेश्चन में से भी मैं 4-5 तो इजीली कर ही लूंगा, कुछ मैंने DI के छोड़े हैं, भले ही मेरा थोड़ा सा टाइम लगे पर मैं कर ही लूंगा। अब इसमें से अगर आप मान लो 4 क्वेश्चन कर दिए तो अब आपको पता है 5 क्वेश्चन बच गए, इनमें से दिमाग लगा के मैं 3 भी कर लूं तो मेरे 25 में से 23 हो जाएंगे भाई, सारे सही हो जाएंगे। ऐसे आपके अंदर होप जगती रहेगी, ऐसे स्टेप बाय स्टेप हमने करना है। अभी तो हमने 6 ही क्वेश्चन छोड़े हैं, तो अभी आप ये देख सकते हो कि यार 6 में से मैंने 3 भी कर लिए तो 3 ही बचेंगे। तो एक बार पहले 3, अगर कोई मुश्किल क्वेश्चन मुझे मिले बीच में कि यार ये तो बहुत मुश्किल है, तो उसको मैं छोड़ दूंगा ना, पहले यार आसान वाले करूँ। तो इसमें से भी ऐसे फिल्टर करेंगे। अगर आपको ये लग रहा हो कि जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत मुश्किल है, ऐसे हम कब तक छांटते रहेंगे, मॉक टेस्ट के ऊपर ये लगा के देखो, आपको पता लगेगा कि हाँ पॉसिबल है और एफिशिएंट है। करें अमित एंड अंकित, अब मैं शांति से करूंगा इन क्वेश्चन को, बहुत सारे करके बैठा हूं मैं, है ना। अमित एंड अंकित एज डिफर बाय 6 ईयर, अंकित इज ओल्डर, ठीक है। रघुनाथ इज 4 टाइम्स अमित एज, तो ये हो गया भाई अमित, ये हो गया मेरे भाई अंकित, ठीक है। रघुनाथ 4 गुना है अमित की एज का, तो अब मैं क्या करूं, ये x हो गया, ये 4x हो गया, ठीक है। बहुत सारे तरीकों से इसको किया जा सकता है, ठीक है। और इसने क्या बताया था, ठीक, आगे देखते हैं भाई। क्या बताया इसने, अमित एंड अंकित, अंकित इज ओल्डर, तो अंकित ओल्डर है तो इस x + 6 कर देते हैं इसको, ठीक है, इससे 6 साल बड़ा है अंकित, ओके। अंकित इज 3 टाइम्स हिज सिस्टर नेहाज एज, तो ये जो सिस्टर नेहा इसकी उम्र का ये 3 गुना है, ठीक है। तो इसको 3 से भाग करूंगा तो ये आएगा, तो क्यों ना मैं सबको 3 गुना कर दूं, तो ये 12x हो गया, ये 3x हो गया, ये हो गया 3x + 18, मैंने सबको 3 गुना कर दिया, क्यों, ताकि मैं इसको 3 से भाग कर पाऊँ, तो हो जाएगा x + 6। आप बोलोगे जी हाँ। अब आगे देखते हैं, द एजेस ऑफ रघुनाथ एंड नेहा डिफर बाई 75, इन दोनों की उम्र में 75 का फर्क है। ऑफकोर्स रघुनाथ बड़ा है तो इससे ये 3 गुना है, ऐसे ऐसे करके चीजें आ रही है। तो 12x माइनस दिस, तो 12x माइनस एक्स 11x माइनस में 6 इज इक्वल टू 75, x इज इक्वल टू ये उधर जाएगा 15 में से 6 गए 9, कितना आएगा यार, ये क्या गड़बड़ होगी क्या। अंकित इज 3 टाइम्स सिस्टर नेहा एज, ठीक है। द एज ऑफ रघुनाथ एंड नेहा डिफर बाई 75 ईयर्स, 12x माइनस एक्स माइनस 6, अच्छा ये उधर जाके जुड़ेगा, अधे ब्रदर 81, इससे भी उत्तर नहीं आ रहा, देखते हैं यार, लेट अस सी। अमित एंड अंकित एजेस डिफर बाय 6 ईयर्स एंड अंकित इज ओल्डर, ठीक, अंकित बड़ा है भाई। रघुनाथ इज 4 टाइम्स अमित एज, तो अमित की एज मैंने x मान ली, रघुनाथ की 4x मान ली, ठीक है। एंड अंकित इज 3 टाइम्स हिज सिस्टर नेहाज एज, अंकित यहाँ से 3 गुना उसकी एज, ठीक। तो मैंने 3 गुना किया, 3 चौके 12, 3 एकम 3, मैं 3 गुना नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता पता है, इनको तो मैं कर सकता हूँ बट इनके बीच में जो 6 का फर्क है वो 18 का हो जाएगा, नहीं कर सकता। जहां तक गुणा और भाग का अपना रिलेशन है वहां पर तो हम 3 गुना कर सकते हैं, जहां पर प्लस माइनस का रिलेशन है वहां पर नहीं कर सकते ना, तो यहाँ पर हमें यही करना पड़ेगा। नेहा की जो एज है x + 6/3, ठीक है। अब उसने क्या बताया, इन दोनों के बीच में 75 ईयर्स का फर्क है, तो करते हैं दिस माइनस दिस, तो मैं मन ही मन में इनके बीच में माइनस अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है।
तो 3 इंटू 4 12x, माइनस में x माइनस में 6 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 75। ठीक, ये 3 उधर ऊपर चला जाएगा, तो 11x इज इक्वल टू 3 5 15, 1 3 7 21 और 1 22, ये 6 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 231। तो 11 दूनी 22, 11 एकम 11, x इज इक्वल टू 21। क्या पूछ रहे हैं, फाइंड दी रघुनाथ्स एज, तो 4x की वैल्यू 2184। ठीक है भाई, इसको एक और तरीके से आप कर सकते थे, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि वह बोल रहा है कि अमित की जितनी भी उम्र है उससे 4 गुना रघुनाथ की उम्र है। आप बोलोगे जी हाँ, फिर आप अंकित की उम्र को y मान लो, दूसरे वेरिएबल को मान लेते हैं इसमें अगर ऐसा हो रहा है तो जी हाँ। तो नेहा की उम्र से 3 गुना इसकी उम्र है, तो मैंने इसको मान लिया है जी y, ये हो गया मेरे भाई 3y। अब दो इक्वेशन बन जाएंगी कि 4x माइनस वाई इज 75, 75 साल बड़ा है ये इससे, और अंकित बड़ा है तो 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 6। तो दो इक्वेशन बन गई, उनको सोल्व कर लो, ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक, क्लियर है, समझ में आ गई बात। और अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आपका दिमाग खराब कर दे कि भाई मान लो आपने एक बार किया, गलती हो गई, मार्क एंड रिव्यू कर रहे हैं, एक बार फिर आप देख रहे हैं, मैं जैसे देख रहा था, मान लो आपके पकड़ में ना आए, पकड़ में आ गया फिर तो ठीक है, मान लो आपको पकड़ में ना आए, आगे बढ़ो जल्दी से, बाकी के क्वेश्चन को करो। फिर ये देखो भाई, प्रोबेबिलिटी का है, फ्रॉम 10 प्लेयर्स ऑफ हुम 4 आर बॉलर्स, उसमें से 4 जो हैं बॉलर हैं, हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 6 बी चूजन। तो ऐसे क्वेश्चन में केयरफुल रहना है आपने, गलती हो जाती है। वो टोटल 6 प्लेयर चूज करने हैं, 4 बॉलर हैं, कई जगह हमने मैनेज करना है चीज़ों को, तो केयरफुल रहना है। सो दैट इट कंटेन्स एटलीस्ट 2 बॉलर्स, कम से कम 2 बॉलर हों, तो कम से कम 2 बॉलर हों, यानी कि 2 से ज़्यादा बॉलर, 2 या 2 से ज़्यादा बॉलर चाहिए, कम से कम 2। तो मैं बॉलर्स के ऊपर कंसंट्रेट करता हूँ, या तो 2 बॉलर हों, तो बॉलर हैं कितने 4, तो 4 में से मैं 2 बॉलर छांट लूँ, बाकी के बचे कुचे बैट्समैन, या फिर मैं 3 बॉलर छांट लूँ, या फिर मैं 4 में से चारों के चारों बॉलर छांट लूँ। यही केसेस होंगे। जब मैं 2 बॉलर छाटूंगा तो टोटल 6 की टीम बनानी है, तो 2 बंदे तो छट चुके, बाकी के 4 बंदे छटेंगे, किस में से 10 में से 6 तो बैट्समैन हैं या जो भी हैं, 4 बॉलर हैं, बाकी के 6 बंदों में से छटेंगे ना अब बंदे, तो 6 में से अब मैं 4 छाटूंगा, 6 की टीम छाटनी है ना, 4 और 2 6, 3 बंदे छट चुके हैं, 6 में से 3 छाटूंगा, 4 बंदे छट चुके हैं, 6 में से 2 छाटूंगा। बस इन सब को आपने जोड़ना है। ये 3 केस पॉसिबल हैं, 6 बंदों की टीम बनानी है, या तो ये केस होएगा 2 बॉलर बाकी बचे कुचे, या फिर 3 बॉलर बाकी बचे कुचे, या फिर 4 बॉलर बाकी बचे कुचे, तो ये तीनों ऐड होंगे। ठीक है, अब 4C2 4 इंटू 3/2। अब परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का बेसिक आपको पता होना चाहिए भाई। यूट्यूब पर भी एक वीडियो है, बहुत पहले की मैंने डाली है, पता नहीं 6-7 साल पहले की होगी, बट बेसिक्स को ऐसा क्लियर करेगी कि मतलब गजब, आपको दोबारा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो वो आप देख सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा भाई 6, 6C4 होता है 6C2, यहाँ पर 4 है ना, 6 में से 4 गए 2, तो 6C2 कैलकुलेट करो, 6C2 यानी कि 2 टर्म्स तक मैं जाऊंगा और बटे में 2 फैक्टोरियल, तो 15। 4C4 4 में से 3 बंदे छाटो या फिर 1 बंदा छाटो, तो 4C3 इज इक्वल टू 4C1, तो 4C1 होता है 4। 6C3 नीचे 3 है यानी कि 3 टर्म तक जाओगे, 6 5 और 4, और नीचे 3 फैक्टोरियल, तो 20 यानी कि 80। 4C4 4 में से 4 बंदे छाटने के कितने तरीके, एक ही तरीका है, चारों को छाट लो, तो 4C4 इज 1, रटने की जरूरत नहीं है। 6C2 2 टर्म तक 6 और 5, और नीचे 2 फैक्टोरियल जो कि होता है 2, तो 6 5 और 2, 2 3 6 5 3 15, यानी कि 15, तो 170 185 आंसर इस ऑप्शन से। ठीक है, मुझे आप लोगों का फीडबैक चाहिए, कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हुई है ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर पाऊँ अगले वीडियो में। अब हम आगे बढ़ते हैं भाई। ट्राई करो अगर पहले ट्राई नहीं किया तो। यूजिंग द बार ग्राफ, what percentage of the average sales of schools C, D and E in 2017 is the average sales of schools A, B and F। ये बोल रहा है
कि जो CDE की 2017 में जो सेल थी उसका कितने परसेंट है, इसका कितने परसेंट है, ये बेस में आएगा। व्हाट परसेंटेज ऑफ दिस इज दिस, हिंदी में बताऊं कि इसका कितने प्रतिशत ये है, इसका इसका इसका, तो ये नीचे आएगा, इसका कितने प्रतिशत है ये, 2017 वाली का कितने प्रतिशत है, 2016 वाली ये सेल, तो 2017 वाली नीचे आएगी। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, कि व्हाट परसेंटेज ऑफ दिस, तो CDE की जो सेल है 2017 में, अभी देखते हैं 2017 यानी कि ब्लू वाला, तो CDE, अब देखो ब्लू वाले पर फोकस करेंगे। C की 75, अगर मेंटली जोड़ सकते हो तो ठीक है, नहीं तो लिख के जोड़ लेना 75, बिकॉज 3 ही है ना CDE और वैल्यू इजी है तो पॉसिबल है, बट शांति से करेंगे। 75 और ये D, CDE हमने देखना है, तो 5 इधर दे दूंगा, 80 और 80 160। अब E यानी कि 160 और 70 230, तो 230 का, अब आप बोलोगे सर एवरेज निकालनी थी, देखो नीचे भी बटे में 3 करूंगा, ऊपर भी बटे में 3 करूंगा, तो करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो इसका कितने परसेंट है, तो कौन सी 2016 में जो सेल थी ABF की, तो देखते हैं 16 यानी कि ऑरेंज वाला, तो ठीक है, A यानी कि 50, B यानी कि 40, 50 और 40 90, और F 90 और ये 135, तो इसका कितने प्रतिशत है देखते हैं भाई। ऐसे केसेस में हमेशा अप्रोक्सीमेट करना पड़ता है, ये 60 के करीब है ना सारे, तो 60 के करीब ही होगी। ठीक है, इसका 10% कितना है मेरे भाई, अब मैं इसको काट नहीं रहा, क्यों, क्योंकि इसका 10% निकालना बहुत ईजी है। इसका 10% कितना है 23, एक के बाद पॉइंट, तो अब 60 के करीब है ना ऑप्शन, तो 23 छिक्के 138, ये 60% है। 138 से कितना कम है ये, आप बोलोगे सर 138 से 3 कम है ये, तो अब मैं देखूंगा इस 3 के अंदर कितने परसेंट आ रहा है, इसका 1% है 2.3, तो ये 2.3 से तो बड़ा है, तो 1% प्लस है ये, 1% से बड़ा है, तो 60 में से जब मैं 1 पॉइंट समथिंग घटाता हूं तो मुझे 2 घटाना पड़ता है ना। अगर 60 में से आप 1 पॉइंट मान लो 3 घटाओगे तो आपको 2 घटाना पड़ेगा ना, 60 में से 2 गए 58, और 0.3 की जगह 0.7 रखोगे, तो 1 प्लस समथिंग घटाऊंगा तो 60 में से 2 यानी कि 58 पॉइंट, अच्छा ये 1.3 ही है, ठीक है ठीक है, तो 58.7। क्लियर, आगे बढ़े। अब इस क्वेश्चन के लिए आपको मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ। ये बोल रहा है टी एक एंगल है जो कि 90 और 0 के बीच में है, ठीक है जी। अब ये बोल रहा है जब साइन टी और कोस टी को अगर मैं कंपेयर करता हूँ, अगर 45 के बराबर हो, या तो आप इस क्वेश्चन में ऐसे कर सकते हो कि जब 45 होता है तो ये दोनों बराबर नहीं होते, ये तो बराबर होते हैं, ऐसे एलिमिनेट करते हुए चल सकते हो। जब टी जो है 45 से कम हो, तो अगर 45 से कम है तो 30 जो है वो 45 से कम ही है ना, तो आप 30 डिग्री का एग्जाम्पल ले लो कि साइन 30 और कोस 30 क्या है, साइन 30 विल बी 1/2 और कोस 30 होएगा √3/2। तो देखो डिनोमिनेटर तो सेम है जी हाँ, और जो √3 है वो बड़ा है बिकॉज 1.73 होता है, न्यूमरेटर बड़ा है इसका, तो कोस यहाँ पर बड़ा है, ये बोल रहे हैं साइन बड़ा है, तो हटाओ भाई, 45 से पहले तो कोस बड़ा होता है, तो 45 से पहले कोस बड़ा है, तो यानी कि ये वाला उत्तर है। तो एक तो हमेशा आप इन क्वेश्चंस को एंगल की वैल्यूज लेके देख सकते हो। ये बोल रहे हैं जब 45 से छोटा हो तो क्या होता है, तो 45 से छोटे की हमने वैल्यू ले ली, 30 डिग्री 45 से छोटा है, ठीक है। अब दूसरा बेसिक अंडरस्टैंडिंग बताता हूं, देखो साइन का जो ग्राफ है ना वो मेरे भाई ऐसे चलता है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग जाननी क्यों जरूरी है, क्योंकि कई बार यहां वाले एंगल के बारे में पूछ लेते हैं, उसकी आपको वैल्यू याद नहीं, तो अननेसेसरी लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। और कोस ऐसे चलता है, ठीक है। तो एक बार इनके एंगल्स देख लो, 0 डिग्री पर साइन 0 होता है और 90 डिग्री पर साइन जो होता है वो 1 होता है, आपको पता होगा। फिर साइन की वैल्यू घटने लग जाती है और 180 डिग्री पर फिर ये 0 हो जाता है, फिर 270 डिग्री पर ये यहाँ पर -1 होता है, और फिर से 360 डिग्री पर 0 हो जाता है, और फिर सेम रिपीट होता रहता है। कोस 0 डिग्री पर 1 होता है अगर आपको ध्यान हो, और 90 डिग्री पर कोस होता है मेरे भाई 0, फिर उसके बाद यहाँ 180 डिग्री पर कोस होता है -1,
फिर 270 डिग्री पर कोस होता है 0 और 360 डिग्री पर फिर से कोस हो जाता है 1 और फिर वही चीज रिपीट होने लग जाती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो साइन को देखो आप, साइन और कोस का बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। 0, 30, 45, 60, 90। साइन 0 से स्टार्ट होता है, 90 तक जाते जाते 1 पर पहुंच जाता है। साइन 0 0 है, साइन 90 1 है, तो यानी कि बढ़ रहा है, 0 से 1 तक पहुंच गया, ये बढ़ रहा है। 0 के बाद ये 1/2 पर पहुंचा था, फिर थोड़ा सा और बड़ा हो गया 1/√2, थोड़ा सा और बड़ा है, फिर थोड़ा सा और बड़ा हो गया √3/2, फिर और बड़ा हो गया। कोस के साथ यही उल्टा है, कोस स्टार्ट होता है 1 से, खत्म होता है 0 पर, 0 और 90 के बीच में। पहले 1 था, फिर उससे थोड़ा सा छोटा हुआ, फिर उससे थोड़ा सा छोटा हुआ, तो जब 45 डिग्री है तो दोनों की वैल्यू बराबर होती है। जब आप साइन और कोस का ऐसे बनाओगे ना, ऐसे ग्राफ, तो जहां पर ये काटेंगे वो 45 डिग्री है। मान लो ये 45 है, 45 डिग्री पर ये भी है 1/√2 और ये 45 है, 45 डिग्री पर ये भी है 1/√2। तो साइन बढ़ रहा है, कोस घट रहा है, कोस घट रहा है, साइन बढ़ रहा है, तो दोनों 45 डिग्री पर मिलेंगे। 45 डिग्री से पहले साइन छोटा था कोस से, कोस बड़ा था। 45 डिग्री पर बराबर हुए, 45 डिग्री के बाद साइन बड़ा हो गया 90 तक और कोस छोटा हो गया, तो 45 डिग्री से पहले साइन जो है छोटा है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पहले से मैं, जिन लोगों को नहीं पता, पहले से मैं पढ़ाता आ रहा हूँ, आप लोगों को पता ही होगा आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि कई बार वो यहाँ के एंगल कंपेयर करा देगा, थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल कंपेयर करा देगा, तो फिर ये अंडरस्टैंडिंग काम आ जाती है थोड़ी सी। तो ये बनाने के बाद तुरंत आपको नहीं दिखेगा, मैं ये नहीं बोला ग्राफ बनाओ तुरंत टिकना, सोचना पड़ेगा भाई, 30 सेकंड प्लस तो सोचना ही पड़ेगा। अच्छा यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, पर आप टिक कर पाओगे। ठीक, आगे बढ़ जाओ। ये देखो भाई, सुरेश परचेस्ड सम आइटम्स फ्रॉम ए डीलर ऑन 14th August 2020। द बिल जनरेटेड वाज फॉर ₹30। 14 अगस्त को उसने कुछ खरीदा, इतने का बिल बना। ही हैड ऑल्सो परचेस्ड सम आइटम्स ऑन 5 अगस्त। 5 अगस्त को भी कुछ आइटम खरीदे थे, हैविंग द बिल वैल्यू ऑफ 12,000। ही क्लियर्ड बोथ द बिल्स दिस टाइम। इस बार उसने दोनों बिल्स को क्लियर कर दिए। फिलहाल सुमित क्या कर रहा है, वो 14 अगस्त को खरीद रहा है, सुरेश जो है, और इससे पहले भी उसने खरीदा था। ठीक है जी, एंड पेड द टोटल अमाउंट इन कैश। ठीक है, इफ द डीलर गिव्स ए स्कीम ऑफ 3% डिस्काउंट ऑन पेमेंट डन विद इन 10 days, 10 दिन के अंदर पेमेंट करोगे तो 3% डिस्काउंट। 5% फॉर पेमेंट मेड इन कैश एट द टाइम ऑफ परचेज, जिस वक्त खरीद रहे हो उसी वक्त पेमेंट कर दो तो 5%। ठीक है, देन फाइंड द अमाउंट पेड बाई सुरेश ऑन 14 अगस्त 2020। देखो सुरेश ने 5 अगस्त को कुछ खरीदा, उससे जस्ट 9 दिन बाद आया 14 अगस्त को, 5 और 9 14, उसने तब भी कुछ खरीदा। उस दिन उसने दोनों की पेमेंट क्लियर कर दी, पहले दिन वाली भी उस दिन वाली भी। तो पहले दिन वाली पेमेंट वो विद इन 10 days कर रहा है, तो उस पर 3% का डिस्काउंट, और ये वाली पेमेंट तो आज ही कर रहा है, तो जो उसी दिन करते हैं उस पर 5% का डिस्काउंट। जी हाँ, तो अब करते हैं। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज इतनी बड़ी है, उसको पढ़ोगे, उसको समझोगे तो टाइम लगेगा, और फिर शांति से करेंगे। कैलकुलेशन बहुत बड़ी नहीं है, बट समझना तो पड़ेगा ना, और कामली करेंगे ताकि गलती ना हो जाए। बच्चे इसमें गलती करते हैं, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं। करें फिर, ओके। तो अब देखता हूं भाई, आज के आज उसने खरीदा है 6400 का, तो इसके ऊपर उसको बनेगा 5% का डिस्काउंट, तो इसका 10% है 640, 640 का आधा 320, एक तो 320 का डिस्काउंट हो गया उसको। मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ डिस्काउंट कितना है। ठीक है, और उसने 5 अगस्त को भी खरीदा था 12,000 का माल, उसके ऊपर उसको मिलेगा 3% का डिस्काउंट, तो इसका 1% 120, 2 के बाद पॉइंट 3% हो जाएगा 360, तो टोटल भाई को डिस्काउंट मिलेगा 680 का। तो जो भी टोटल रुपए बनते हैं उसमें से 680 में घटा दूंगा। एक तो खरीदा है 12,000 का, एक खरीदा है 6, 12 और 6 18,400, 18,400 में से 680 घटा दूंगा। और आपको एक बात बताऊं, अब क्वेश्चन सिंपल है, ठीक है, कोई भयंकर राम कहानी नहीं है। एक चीज मैं यहां पर कन्वे करना चाह रहा हूं। कई बंदे क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में मान लो डिजिटल सम लग गया, इनका डिजिटल सम अलग है और वो हो रहा है, बोलेंगे ये तो करने की जरूरत ही नहीं है, इसमें डिजिटल सम लगा दो इसमें। मैं डिजिटल सम के खिलाफ नहीं हूँ, मैं यूनिट डिजिट में किसी चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ
25 के 25 क्वेश्चन में वो ढूंढते रहोगे तो टाइम इतना लग जाएगा, नहीं होएगा पेपर। ये रियलिटी है, जो लोग सिलेक्शन ले चुके हैं उनसे पूछो। अगर यहां पर कैलकुलेशन कैलकुलेटिव है, फिर मैं देखता हूं कि यूनिट डिजिट देख लूं, ये देख लूं, डिजिटल सम क्या है, डिविजिबिलिटी 9 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या वो देख लूं। ये तो हर क्वेश्चन में ऐसे नहीं करना है कि आप शॉर्टकट के चक्कर में हैं। शॉर्टकट यानी कि छोटा कंसेप्ट नहीं, यानी कि जादू के चक्कर में नहीं घूमना है। देखो भाई, स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। द गिवन टेबल शोज द प्रोडक्शन ऑफ 3 टाइप ऑफ कार ए बी एंड सी मैन्युफैक्चर्ड इन 1000। तो 3 तरह की कार है, ए बी और सी। 2015 में टाइप ए की इतने हजार कार बनी, टाइप बी की इतने हजार कार बनी। तो मैं पता है कौन से साल में कौन सी कार कितने हजारों में बनी है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है जी, पानी पी लो मैं एक बार। आज मैं स्क्रीन को ब्लैक करना भूल गया है ना। अब तो हो ही गया सब कुछ। फॉर ऑल द ईयर्स फ्रॉम 2015 टू 2018, सभी सालों के लिए द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ बी टाइप कार्स इज हाउ मच लेस। जो बी टाइप की कार है उसकी एवरेज प्रोडक्शन कितनी कम है, ठीक है जी, किससे, इन थाउजेंड्स, देन दैट ऑफ कंबाइंड एवरेज प्रोडक्शन ऑफ ए एंड सी टाइप। कंबाइंड एवरेज, कंबाइंड एवरेज का मतलब पता है क्या होता है, ए और सी की बोल रहे हैं। पहले ए की एवरेज निकालो, फिर सी की एवरेज निकालो। ए की एवरेज निकालने के लिए इन चारों को जोड़ोगे, 4 से भाग करोगे। सी की एवरेज निकालने के लिए इन चारों को जोड़ोगे, 4 से भाग करोगे। ठीक है, ए और सी की एवरेज आ गई, आप बोलोगे जी हाँ। फिर उन दोनों की एवरेज निकालोगे। मान लो इसने 500 कार बेची, इसने 400 कार बेची एवरेज में, तो 500 और 400 की एवरेज निकालोगे, 450। तो फिर दोनों को जोड़ के 2 से भाग करोगे। तो जब भी अपने एग्जाम में बहुत बार आता है कंबाइंड एवरेज, तो जब भी वो कंबाइंड एवरेज की बात करें, आप ये देखो इसकी और इसकी कंबाइंड एवरेज निकालनी है ना, तो सिंपली 4 ये है, 4 ये है, 8 को जोड़ के 8 से भाग कर दो। क्योंकि पहले 4 से करोगे दोनों को, फिर जोड़ के 2 से करोगे, तो अल्टीमेटली 8 से कर ही रहे हो। तो सबको जोड़ के 8 से सीधा मारो, तो इनकी कंबाइंड एवरेज से इसकी जो एवरेज है वो कितनी कम है। तो जोड़ते हैं भाई, चलो जोड़े। फिर सबके एंड में 0 तो है ही है, जी हाँ 0। अब ये सेकंड वाला मैं जोड़ रहा हूँ, 8 7 15 4 19 और 8 27 और 1 28 और 5 33 और 8 41 और 2 43 4। अब मैं इस 2 को छोड़ के बाकी के सारे डिजिट जोड़ रहा हूँ, ठीक है। और ये 4 जो कह रही है वो पहले ही जोड़ देता हूँ ताकि भूल ना जाऊँ। 4 और 11 और 9 20 और 4 24 और 9 33 और 8 41 और 8 49 और 7 56 और 8 64 और 8 72। इसको डिवाइड करूंगा 8 से, इससे कितनी कम है क्या, इनकी एवरेज। एंड में 0 तो है ही है। 5 और 1 6 और 2 8 और 4 12, 1 और 5 6 6 12 6 18 और 7 25 बटे में 4। जैसे भी इजी लगे कर लेंगे। 8 से वैसे डिवाइड नहीं हो रहा है ना, ठीक है देख लेते हैं। 2 चौके 8, 2 से डिवाइड कर लूँ, 2 3 6 2 6 12 और ये 15। अब डिनोमिनेटर 4 है, डिफरेंस को 4 से भाग कर देता हूँ। तो 5 11 में से 2 गए 9, 5 में से 5 गए 0, 4 दूनी 8, 4 7 28, 4 3 12। आंसर इस ऑप्शन है। ठीक है ब्रदर, सारे के सारे क्वेश्चन हो गए हैं अपने। एक तो ये बता दो कि स्पीड को लेकर ये फीडबैक था, क्वेश्चन के लेवल को लेकर, लेवल को लेकर मुझे फीडबैक नहीं चाहिए, बस मैं वैसे ही आपको जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपकी जो टफ शिफ्ट आएगी आपके एग्जाम के अंदर, उससे 10-15% ऊपर लेवल है इसका। आपकी जो टफ शिफ्ट आएगी उससे 10-15% ऊपर लेवल है। तो कुछ 3-4 क्वेश्चन और करवा दूं मैं आपको, बोनस क्वेश्चन। जस्ट जल्दी जल्दी एक बार पढ़ो, पॉज करके करो, और मैं जस्ट सॉल्यूशन करवा दूंगा, और कुछ नहीं। मॉक अपना खत्म हो चुका है। द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन प्लेस ए एंड बी टू द डिस्टेंस बिटवीन प्लेस बी एंड सी इज 2:3।
तो ये मान लो कि भाई ए और बी, जरूरी नहीं है सीधी लाइन में है, बट ए और बी के बीच में जितना डिस्टेंस है और बी और सी के बीच में जितना डिस्टेंस है उसका मैं सीधा आपको करवाऊंगा बोनस क्वेश्चन, और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाह रहा। उनके डिस्टेंस का रेशियो है 2:3। ठीक है। ए मैन ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी, ए से बी जाता है x किलोमीटर पर आवर और बी से सी जाता है मेरे भाई 60 किलोमीटर पर आवर, और इसने बताया है एवरेज स्पीड ऑफ एंटायर जर्नी इज 50। ठीक है। तो अब मैं इसकी एवरेज स्पीड कैसे निकालूंगा? एवरेज स्पीड निकलती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है। तो इसके डिस्टेंस को मैं x और 60 से डिविजिबल बनाना चाह रहा हूं। क्यों? बिकॉज टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस बटे स्पीड करना पड़ेगा। ठीक है। और डिस्टेंस किस रेशियो में है, सिर्फ यही मैटर करता है, रेशियो सेम होना चाहिए बस। तो मैं किसी भी चीज से गुणा कर सकता हूं। मैं काम करता हूं ताकि ये 60 से डिवाइड हो जाए, मैं 20 से गुणा कर देता हूं। ठीक है। 20 थी ये 60 हो जाएगा ना, 20 दूनी 40। अब ये x से डिवाइड नहीं हो रहा तो मैं x से गुणा कर देता हूं। मैं डिस्टेंस को किसी भी चीज से गुणा कर सकता हूं, बस रेशियो वही रहे। ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस हो गया 60x + 40x 100x बटे में टोटल टाइम। अब 40x बटे में x करोगे तो 40 आ जाएगा, और 60x बटे में 60 करोगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम निकाल रहे हैं ना, तो x आ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज इक्वल टू 50। तो सोल्व करो भाई। 50 दूनी, अब ये 40 + x उधर जाएगा। ठीक है। तो x इधर आएगा, 2x - x, x इक्वल टू 40। वो क्या पूछ रहा है? x - 10, 40 - 10 30, रेशियो x + 2 यानी कि 42, 6 × 5 = 30, 6 × 7 = 42। आगे बढ़ो। पॉज करके जल्दी करो। ठीक है भाई। अब आपको ये फॉर्मूले पता है? एक मिनट। हाँ जी। तो नेक्स्ट वी हैव sin a - b cos a + b cos इनो, ये भाई अटेंशन चाहता है हर एक घंटे में। sin a cos b सिंपली नेगेटिव होता है, माइनस cos a sin b। ठीक है। कोस के पास दोनों चीज़ें हैं, तो कोस बहुत ही लालची इंसान है, ए और बी को खुद रखेगा, फिर माइनस लगा के साइन को दे देगा। अब फिर भी कोस खुद ही रखेगा दोनों। अब माइनस है, जो भी बीच में साइन होता है ये उसका उल्टा लगा के देता है। ठीक है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब मैं पहले और दूसरे का डिफरेंस लूँ तो क्या आता है, पहले और दूसरे का सम लूँ तो क्या आता है, तीसरे और चौथे का सम और डिफरेंस लूँ तो क्या आता है। तो साइन a + b प्लस में साइन a - b करोगे तो ये चीज़ कट जाएगी, 2 sin a cos b आएगा। इसमें से इसको घटाओगे तो माइनस, माइनस की जगह प्लस, ये कट जाएगा, 2 cos a sin b आएगा। तो ये देखो साइन a + b में जोड़ दिया गया है साइन a - b, तो ये आएगा 2 sin a यानी कि साइन 60 cos b यानी कि cos x, और नीचे साइन a + b में से घटा दिया गया है साइन a - b, तो ये आएगा 2 cos a यानी कि cos 30 एंड sin b। क्लियर है? अब साइन 60 होता है मेरे भाई √3/2, cos 30 होता है √3/2, तो cos x बाई sin x यानी कि cot x। आगे बढ़ जाऊं। जस्ट मैं कुछ क्वेश्चन बोनस इसलिए लाया हूं कि आपकी प्रैक्टिस करवा दूं, बस यही थे क्या। एक और है, ये बताओ भाई, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स आ रहा है तो, और इसकी प्रैक्टिस कम हो पाती है आप लोगों की। द मीडियन डेट ऑफ दिस ईयर रिटन एज दिस। मीडियन डेट, मीडियन डेट का क्या मतलब हो जाएगा? मीडियन का मतलब है कि अगर हम ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में एक ऑर्डर में चीज़ों को लिखते हैं तो एग्जैक्टली बीच में क्या पड़ता है। ठीक है जी। तो 2021 के अंदर लीप ईयर नहीं है ये, तो 365 डेज हैं, तो 365 डेट्स ऐसे लिखी हुई हैं, तो बीच वाली कौन सी होगी? तो जब भी n टर्म्स होते हैं तो n+1/2th जो भी टर्म है वो अपनी मीडियन होती है। तो 366 बटे में 2
यानी कि 183rd डे जो है साल का वो मीडियन है। उसी को इसने डेट मंथ इस फॉर्मेट में लिख रखा है। 183वां दिन अभी देखते हैं। जनवरी लीप ईयर नहीं है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मैं लगभग 6 महीने लिखूंगा क्योंकि 183 है, 30 होते हैं ना लगभग एवरेज एक महीने में, 30 दिन, तो 6 3 18 180, 6 लिखूंगा। जून तक चलेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो अब देखो, अगर मैं ये एक और एक 2 उठा के फरवरी को दे दूं तो ये भी 30 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 सारे 30 हैं, यहां पर भी 30 मान लो, 180 और एक एक्स्ट्रा है, तो यहां तक हो गए 181। मुझे चाहिए 183rd दिन, तो ये जून है, तो 1 जुलाई हो गई जी 182nd, और 2 जुलाई होगी 183rd डे, तो 2 जुलाई, तो दैट इज ऑप्शन बी। ठीक, क्लियर है। एक आधे ऐसे क्वेश्चन बोनस में मेरा दिल करेगा मॉक बनाते हुए, तो वो भी मैं लेकर आता रहूँगा। तो अभी आपने क्या करना है, एक तो बोनस क्वेश्चन के बारे में नीचे फीडबैक दे दो, मॉक के बारे में फीडबैक दे दो, दे ही दिया होगा। और इस चीज़ को जितने भी मॉक टेस्ट दोगे सब पे लगाओ, स्क्रीनशॉट ले लो या दिमाग में रखो, दिमाग में रखनी पड़ेंगी ये चीज़ें तो, ठीक है। और इस प्लेलिस्ट के अंदर इस वीडियो को भी ऐड कर दूंगा, रीजनिंग के भी मॉक आएंगे, इस प्लेलिस्ट की सारी वीडियो को देख लेना मेरे भाई। बाय बाय, टेक केयर।